दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने शुरू की थी उसमें ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव थे उनसे बचने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की थी और वह किस प्रकार से मानव जाति या समस्त जीव जाति या जैवमंडल के लिए घातक है, इसको हमने देखा था। और ऐसी नुकसानदेह चीज को होने से रोकना यह हमारे हाथ में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य एकदम संपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, यह चीज संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है, मतलब एक सीमित मात्रा में उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एकदम से उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह बदलाव जो है यह तो होगा ही, समय के साथ साथ होगा। लेकिन अभी जिस तेज रफ्तार से हो रहा है उसको धीमा जरूर किया जा सकता है और करने की जरूरत भी है, यह अनिवार्य है। नहीं तो अगर धीमा नहीं किया गया तो इस रफ्तार से जल्दी ही आने वाले जो 20-30 साल हैं या 50 साल, उसी में इसका एक घातक असर हमारे सामने प्रकट होगा। अभी हम हल्के असरों को महसूस कर रहे हैं। जो प्रभाव हमें अभी दिख रहा है मौसम में बदलाव तरह तरह का, तो वह हल्का है। उसका भारी भरकम जो रूप है, खतरनाक रूप है, वो हमारे सामने आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए इसके शमन का उपाय करना आवश्यक है। फिलहाल ये जो पीला बैनर आप देख रहे हैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं और अनपेड कोर्सेज हैं। तो जो पेड वाले कोर्सेज हैं वह यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स के लिए चलाए जाते हैं, मतलब उनकी तैयारी के लिए। और चलाने का जो माध्यम है वो टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम से अगर आप जुड़कर घर बैठे अपना पूरा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं और पूरा गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप्स से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, यहाँ पर पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जिन पीडीएफ की आप मांग करते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब इतना मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाता है जो कि किसी भी परीक्षा को, जिस परीक्षा के उद्देश्य से ये चलाए जाते हैं, उनको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर इसे एक अच्छे तरीके से आप फॉलो करते हैं। तो जुड़ने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो नीचे 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब जो फ्री इनिशिएटिव है उसमें 2 विकल्प आपके पास है। एक तो टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यह जो चैनल है यहाँ पर आपको जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो वीडियो के हों या महत्वपूर्ण चैनल से जुड़े हुए या परीक्षाओं से जुड़े हुए, वो समय से प्राप्त होते रहेंगे। तो आप इससे जुड़ जाइए, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और सूचनाओं से आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब, उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे चल रहे हैं, वर्तमान में 4 चैनल हैं। एक करंट अफेयर का है, एक बैकअप चैनल है, एक स्टडी फॉर एग्जाम्स के नाम से चलता है और एक ये पुराना चैनल है जिस पर कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ जो वीडियोस आप देखते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उससे आप बार बार देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अगर आप ठीक समझें तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों को भी फायदा देगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक मत करिए, तब आप कमेंट में बताइए कि आपको दिक्कत क्या है, मतलब आप किस तरह का चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को भी आप रखिए और जहाँ तक संभव होगा उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलते हैं आगे। शमन की रणनीतियों में हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन के पृथक्करण को। कार्बन का पृथक्करण किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल में पहले से ही मौजूद होती है। इसकी कुछ मात्रा, बहुत सीमित मात्रा होती है, वो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। लेकिन हमारे क्रियाकलापों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो या अलग अलग जो चीज़ें हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होने लगता है और यह वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और इसका नतीजा होता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है जलवायु परिवर्तन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ये कह लीजिए कि कार्बन और उसके यौगिक, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान देते हैं। यह जीवन के लिए अनिवार्य तत्व भी है। यहाँ बात हो रही है कार्बन की, तो कार्बन जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य भी है। बिना इसके जो कोशिकाएं हैं, जो प्रोटीन है, उनका निर्माण संभव ही नहीं है। हर जीव में कार्बन पाया जाता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा जब वायुमंडल में या हमारे आसपास उपस्थित हो जाएगी तो वह जलवायु परिवर्तन जैसी जो विनाशकारी चीजें हैं उन्हें निमंत्रण देगी और यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए किया जाता है कार्बन का पृथक्करण। कार्बन को अलग किया जाता है। कहाँ से? वायुमंडल से। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको घुलने से वायुमंडल में रोका जाता है। जो औद्योगिक उपयोग के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उससे कार्बन को अलग करके उसका भूमिगत भंडारण किया जाता है।
या उसी अवस्था में भूमिगत भंडारण किया जाता है, मतलब जमीन के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। और इससे होता क्या है, उसका समुचित उपयोग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको किसी दूसरे उपयोग में ले भी सकते हैं और वह किसी तरह से वायुमंडल को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन संचय एवं भंडारण, जिसे CCS कहा जाता है। यहाँ पर CCS क्या है, ये कार्बन संचय भंडारण वाला बात है। या कार्बन पृथक्करण के रूप में भी इसे जाना जाता है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। अब पावर स्टेशनों, औद्योगिक साइटों, यहाँ तक कि सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा जाता है। कब्जा करने का मतलब क्या, उस पर अधिकार करके उसे खींच लिया जाता है और स्थायी रूप से भूमिगत भंडार के रूप में संचित कर दिया जाता है। और इस प्रकार की जो तकनीकें होती हैं वह कार्बन पृथक्करण के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, कार्बन पृथक्करण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूपों के दीर्घकालिक भंडारण का वर्णन करता है। इनका जो भंडारण है वो लंबे समय के लिए किया जाता है, ताकि इनका भविष्य में जब भी आवश्यकता हो तो इस्तेमाल किया जा सके, इन्हें निकालकर प्रयोग किया जा सके और ये नुकसानदेह भी ना हो। इसके अलावा कार्बन सिंक को आप देख लीजिए, तो कार्बन सिंक एक तरह से भंडार क्षेत्र है जहां पर कार्बन का बड़े पैमाने पर संचय होने लगे, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या मनुष्य करे। तो इस प्रकार बनते हैं कार्बन सिंक। अब जो इसमें प्राकृतिक सिंक होते हैं, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इन्हें आप यहाँ देख लीजिए। देखिए, जो प्राकृतिक सिंक होते हैं वह महासागर में हो सकते हैं। महासागर का कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ कार्बन का बड़े पैमाने पर भंडारण हो रहा है, वह क्षेत्र इसमें आ सकता है। जंगल आ सकते हैं, मिट्टी की जो परतें होती हैं वह भी आ सकती हैं, उसमें भी कार्बन का बड़े पैमाने पर भंडारण हो सकता है। ये हमने देखा। और कृत्रिम सिंक क्या होते हैं, तो कृत्रिम सिंक का मतलब है कि ये मानव की गतिविधियों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब इनका जो संचय और भंडारण हो रहा है, कार्बन की बात की जा रही है, तो वह मानव की गतिविधियों से, मतलब मनुष्य के क्रियाकलापों से पैदा हो रहा है। कैसे, तो नष्ट किए गए तेल के भंडार, यह जो है यह कार्बन सिंक का क्षेत्र बन जाते हैं। क्यों, तो जो तेल है वह क्या है, जीवाश्म ईंधन है। यहाँ बात पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनकी की जा रही है, जहाँ से पेट्रोलियम निकलना बंद हो जाता है। आप जानते हैं कि तेल के कुएं होते हैं, मतलब जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ तेल का भंडार सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत भरपूर मात्रा में या अनंत मात्रा में तेल उसके अंदर मौजूद है। तो कभी ना कभी वो खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो वह क्षेत्र बेकार हो जाता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाता है, मतलब इस अवस्था में पहुंचा दिया जाता है ताकि उसके अंदर से अब हानिकारक गैसों का उत्सर्जन न हो। क्योंकि तेल के कुएं से जब तेल समाप्त होने लगता है तो बहुत विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ऐसे में उस भंडार को नष्ट कर दिया जाता है। अब वो जो क्षेत्र होता है वो कार्बन का संचय करने लगता है, मतलब उसमें कार्बन तो पहले से ही था। ये जो पेट्रोलियम आप इस्तेमाल करते हैं ये और क्या है, ये कार्बन का ही तो रूप है। अब कार्बन उसमें, उसके अंदर जब बड़े पैमाने पर संचय होने लगता है तो इस प्रकार से बनते हैं कृत्रिम सिंक। और ऐसी ही होती है खदानें। जो खान होती है, जहाँ से खनिजों का खनन किया जाता है, वह भी एक सीमित मात्रा तक ही खनिज दे सकती है। एक समय ऐसा जरूर आता है जब जो खनिज पदार्थ है उनकी मात्रा वहाँ से खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे में वो बेकार हो जाती हैं। खदानों का उपयोग मतलब खत्म हो जाता है, तो उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, पाटने की भी कोशिश नहीं की जाती, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इसी वजह से मृदा अपरदन होता है, ये बात आपने पीछे देखी है। तो इस प्रकार की जो खानें होती हैं यह भी कार्बन सिंक का क्षेत्र बन जाती हैं। यहाँ भी कार्बन का बड़े पैमाने पर भंडारण होता है। तो ये कार्बन का भंडार होते हैं कार्बन सिंक, और कुछ नहीं है। आपके रसोई घर में जो सिंक होता है वैसे ही ये सिंक होता है, लेकिन इसमें बर्तन नहीं भरे होते बल्कि कार्बन भरा होता है। ये आपने देखा। अब इसके बाद कार्बन संचय और भंडारण यानी CCS, इसके 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से चरण है, तो आइए आप देख लीजिए। पहला जो चरण है उसमें अन्य गैसों से CO2 को निकालना, मतलब जो और गैसें हैं उनमें से CO2 को पृथक करना, मतलब उसे निकालना और अलग करना। ये दोनों जो है ये पहले चरण में शामिल है। हम बात कर रहे हैं कार्बन के संचय की और भंडारण की। जब निकाल कर अलग कर लिया गया तो इस संचय की गई CO2 को भंडारण के स्थान तक पहुंचाना, ये दूसरा क्रम है। और इसके बाद उस CO2 को वायुमंडल से दूर समुद्र में भूमिगत या गहरा संग्रहित करना, मतलब वायुमंडल से दूर रखना, ताकि वो वायुमंडल में घुलकर नुकसान न पहुंचाए, और कहीं ऐसी जगह उसे दबा दिया जाए जहां पर वो भंडारित रह सके। अब महासागर पृथक्करण क्या होता है, तो इसे देख लीजिए। प्रत्यक्ष रूप से निषेचन के माध्यम से महासागरों में संग्रहित कार्बन, मतलब यहाँ पर भी महासागर में जो संग्रहित कार्बन है उसी की बात की जा रही है। इसके अलावा पृथक्करण की कुछ और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि भूगर्भिक पृथक्करण है, मतलब अलग करने की ये विधियां हैं। तो भूगर्भिक संरचनाओं में प्राकृतिक छिद्र स्थान दीर्घकालिक कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो
भूगर्भिक संरचनाएं होती हैं उनके अंदर भी प्राकृतिक छिद्र होते हैं, अंदर जमीन पोली होती है, जगह होती है। तो ऐसे स्थानों पर कार्बन डाइऑक्साइड का संचय किया जा सकता है, या तो प्राकृतिक रूप से होता रहता है या मनुष्य भी कर सकता है। ज़्यादातर ऐसी जो घटनाएं हैं वो प्राकृतिक होती हैं। इसके बाद स्थलीय पृथक्करण की अगर हम बात करें तो कार्बन की एक बड़ी मात्रा मिट्टी और वनस्पतियों में जमा होती है, जो हमारे प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण, प्राकृतिक, यहाँ पर आप इसे छोटा कर लीजिए। अब देखिए कार्बन की एक बड़ी मात्रा मिट्टियों और वनस्पतियों में जमा होती है। हम जानते हैं कि कैसे जमा होती है, अलग अलग जो जैविक क्रियाएं हैं उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, और इस प्रकार से यह पौधों में भी जमा होती है। पौधों में कैसे जमा होती है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अब उनके अंदर जो प्रक्रिया चलती है, मतलब श्वसन की क्रिया चलती है और वो भोजन का निर्माण करते हैं, उसमें कार्बन का संचय इनकी पत्तियों में होने लगता है। तो इस प्रकार से वनस्पतियों में कार्बन की एक बड़ी मात्रा संचित होती है, तो वहाँ से जो कार्बन की उत्पत्ति है वो होगी। और इसके अलावा मिट्टी, तो यह प्राकृतिक कार्बन सिंक के तौर पर दिखाई देते हैं, जैसे यह प्राकृतिक कार्बन के भंडार के तौर पर दिखाई देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन स्थिरीकरण बढ़ाना, यहाँ आप देख लीजिए, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को धीमा करना या कम करना, जो स्थलीय पृथक्करण होता है उसमें ये चीजें की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब बढ़ेगी तो कार्बन का स्थिरीकरण बढ़ेगा। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जो होता है उसको धीमा अगर कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो इससे भी जो कार्बन का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन हो रहा है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। भूमि उपयोग जो प्रथाएं हैं उनको बदलना, जमीन का उपयोग मनमाने तरीके से और उसका दोहन भी मनमाने तरीके से होता है, और यही वजह है कि कार्बन सिंक वहाँ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भूमि के उपयोग की जो प्रथाएं हैं उनको बदलने की आवश्यकता है, और इन प्राकृतिक सिंक में कार्बन अपटेक को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो कार्बन का अपटेक है उसको, यहाँ पर भंडार की बात की जा रही है, तो कार्बन का भंडार कैसे बढ़ेगा? कार्बन का भंडार जो मानवीय क्रियाकलाप है उससे भी बढ़ सकता है और जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उससे भी बढ़ सकता है। तो यहाँ जो भूमि का उपयोग हम लोग मनमाने तरीके से करते हैं, चाहे खदान के रूप में हो चाहे खेतों के रूप में हो, उसमें मनमाना कार्बन संचित होने लगता है। तो उसको नियंत्रित करके किसी खास स्थान पर संचित किया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ जहाँ भी, मतलब पूरे जैवमंडल में कार्बन ही कार्बन के सिंक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो ये घातक परिस्थिति है। इसको किसी सीमित क्षेत्र में ही संचित करके रखा जाए तो बेहतर है। उसी के लिए पृथक्करण के उपाय किए जाते हैं। इसके बाद आप ग्रीन कार्बन को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, इन्हें देख सकते हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग और सॉल्यूशन ट्रैपिंग द्वारा पृथ्वी की उप सतह में प्रभावी रूप से संग्रहित किया जाता है, और आमतौर पर दोनों का संयोजन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? तो हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग और इसके अलावा सॉल्यूशन ट्रैपिंग, और दोनों ही प्रभावी हैं। इसके बाद आप ग्रीन कार्बन को देखिए। ग्रीन कार्बन का मतलब क्या है? तो ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा हटाया गया कार्बन है। प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा हटाया गया कार्बन है जो पौधों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की मिट्टी में संग्रहित किया जाता है, इसका संग्रहण किया जाता है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो रिमूव किया हुआ कार्बन होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। और यह वैश्विक जो कार्बन चक्र होता है, कार्बन साइकिल के बारे में हमने पीछे देखा है, तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये जो ग्रीन कार्बन है ये अच्छा कार्बन माना जाता है। इसके बाद ब्लू कार्बन को आप देख लीजिए। ये ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन जैसे जो शब्द हैं ये परीक्षाओं में अक्सर सांकेतिक रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद ब्लू कार्बन को जब आप देखिएगा तो यह सांकेतिक वनस्पति, समुद्री जीव और अवसाद द्वारा संयोजित तटीय, जलीय और समुद्री कार्बन सिंक को संदर्भित करता है। मतलब यह जो ब्लू कार्बन है यह किस क्षेत्र के बारे में बताता है? तो इसमें वनस्पति या समुद्री जीव या अवसाद के द्वारा जो तटीय, जलीय या समुद्र में ही जो कार्बन सिंकों का निर्माण किया जाता है। समुद्र में कार्बन सिंक कैसे बनते हैं या तटों पर कैसे बनते हैं, इसमें जीवों का बड़ा योगदान होता है, चाहे वो समुद्री जीव हो या वनस्पतियां हों। मतलब पौधे भी इसमें योगदान देते हैं, और जो जीव जंतु हैं चाहे वो समुद्री जीव हों या स्थलीय जीव हों वो भी योगदान देते हैं। तो उनके क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो कार्बन का सिंक बनने लगता है, चाहे वो तटवर्ती क्षेत्र में हो, जलीय क्षेत्र में हो या फिर समुद्री क्षेत्र में हो, उसका संकेत करता है ये ब्लू कार्बन। मतलब ब्लू कार्बन क्या है? वही संचित सिंक का नाम है। और ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन के पृथक्करण और भंडारण में बहुत कुशल होते हैं। जो तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी बात की जा रही है, यह कार्बन के पृथक्करण और भंडारण में काफ़ी ज़्यादा कुशल होता है, आसानी से कर लेता है। और इन प्रणालियों का
प्रत्येक वर्ग मील महासागर और वायुमंडल से कार्बन को परिपक्व उष्णकटिबंधीय जंगलों के प्रत्येक वर्ग मील की अपेक्षा अधिक दरों पर हटा सकते हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कार्बन का जो पृथक्करण है उसको जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है तुलनात्मक रूप से जो महासागर का पारितंत्र है और जो स्थल का पारितंत्र है। अब तटीय पारितंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंग्रोव और एस्चुरी की बात की जा रही है, मतलब जो ज्वार नदमुख वाले क्षेत्र होते हैं उनकी बात की जा रही है, या जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उनकी बात की जा रही है। यह जो क्षेत्र होते हैं यह कार्बन का पृथक्करण ज़्यादा कुशलता से कर पाते हैं तुलनात्मक रूप से जो समुद्री क्षेत्र है वो और जो स्थलीय क्षेत्र है उनके तुलना में। तो इसलिए जो आर्द्र भूमियाँ या तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार की जो शोधन की क्षमता है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शुद्ध करना। कार्बन को अगर आप जो वायुमंडल है उससे थोड़ा अलग कर लेंगे तो वायुमंडल में क्या होगा? शुद्धिकरण होगा, क्योंकि कार्बन के कण वायुमंडल को परेशान कर सकते हैं, मतलब गैसों के आवरण में वो धुंधलापन ले आ सकते हैं या मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्हें अगर आप अलग करते हैं तो इससे क्या होगा? वायुमंडल स्वच्छ होगा या वातावरण स्वच्छ होगा। तो इस प्रकार का जो सफाई का काम है ये आर्द्र भूमियाँ भी करती हैं। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन का पृथक्करण करने में सक्षम होते हैं जमीन और महासागर की तुलना में। ये हमने देखा। अब इसके बाद कार्बन क्रेडिट को देखिए। तो कार्बन क्रेडिट क्या है? यह एक व्यापार योग्य सर्टिफिकेट या परमिट है। ये जो कार्बन क्रेडिट है यह कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह एक तरह की परमिशन है, परमिट है। और किस लिए? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या व्यापार करने के लिए। अब इसमें होता क्या है? तो 1 टन कार्बन, यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं, 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जित करने के अधिकार का यह प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर कार्बन के उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है कार्बन क्रेडिट। लेकिन कार्बन का उत्सर्जन कहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्रों में। व्यापारिक महत्व की दृष्टि से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे नापने का ये पैमाना है और उसी के लिए दिया गया एक सर्टिफिकेट या परमिट है। अब एक संगठन जो अपनी गतिविधि के लिए अनुमत कार्बन उत्सर्जन के मानक स्तर की तुलना में 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के कम का उत्पादन करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कम का उत्पादन करता है, वह कार्बन क्रेडिट अर्जित करता है। यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट है इसमें होता क्या है कि एक जो मानक स्तर बनाया गया है उसकी तुलना में 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उसका कम मात्रा में उत्सर्जन करता है। मतलब मानक जितना बनाया गया है अगर उससे कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा। कार्बन क्रेडिट से उसे पुरस्कृत किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि आपने कार्बन का उत्सर्जन कम किया। तो जो मानक बनाया जाता है उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। एक बीच में बॉर्डर लाइन होती है, जैसे आपने देखा था जो ब्लैक होल बनने का और वाइट ड्वार्फ बनने का कॉन्सेप्ट था तारों का, उसमें एक बीच में लिमिट थी जिसे कि हम चंद्रशेखर मास लिमिट कहते थे। तो वैसे ही यहाँ भी लिमिट बनी हुई है। कार्बन के उत्सर्जन का एक मानक बना दिया गया है। अगर उससे कम मात्रा में कार्बन के उत्पादों का उत्सर्जन हो रहा है किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के द्वारा या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा तो उसे कार्बन क्रेडिट से पुरस्कृत किया जाएगा। और अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसके लिए दंडनीय मतलब जुर्माना भी होता है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए UNFCCC ये जो संस्था है इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 2012 तक अपनी कंपनियों के लिए गैस उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए हैं। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में जो हस्ताक्षर करता देश हैं उन्होंने 2012 तक की जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए गैस उत्सर्जन के मानदंड बनाए हुए हैं। मतलब वो कितनी मात्रा में गैसों का उत्सर्जन कर सकती है, उसका मनमाना यूज नहीं कर सकती, मतलब मनमाने तरीके से उत्सर्जन नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं। अब प्रतिबंध क्या है तो आइए देख लेते हैं। इसमें उत्सर्जन को घटाना यही एकमात्र उद्देश्य है। पहला जो प्रतिबंध है वो ये है कि गैसों के उत्सर्जन के लिए नए मानदंडों को प्राप्त करने के लिए नई तकनीक को अपनाने या मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए, मतलब सुधार करें, वो कंपनियों को निर्देश दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नई तकनीक अपनाइए जिससे कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार आए, और सुधार आएगा तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम होगा। पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि इंजन के जो मॉडल हैं वो बदल रहे हैं। BS6 वाले जो इंजन है अब वो प्रचलन में आ रहे हैं। पहले BS4 का मानक चल रहा था, अभी भी चल रहा है गाड़ियों में, लेकिन अब BS6 वाला आ जाएगा। BS5 को हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया है और BS4 से सीधा जंप करेंगे BS6 पर। तो यह सब जो है ये क्या है? इंजन के मॉडल हैं और इनका उद्देश्य भी वही है, कार्बन का उत्सर्जन कम करना। तो यहाँ वही चीज़ें हैं।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा सहयोगी होगी। इसलिए जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी व्यापारिक क्षेत्र हैं, कंपनियां हैं, उन्हें ये निर्देश मिला है कि आप नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करिए और जो टेक्नोलॉजी है वह जब नई होगी तो उसमें गैस के उत्सर्जन का जो मापदंड होगा वो बेहतर होगा। अब इसके बाद यह विकासशील राष्ट्रों के साथ गठजोड़ कर सकता है। गठजोड़ का मतलब क्या? समझौता कर सकता है और उन्हें नई तकनीक स्थापित करने में मदद कर सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। मतलब यह जो मानदंड है इसके हिसाब से जो विकासशील राष्ट्र हैं, जिनके पास अपेक्षाकृत विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम संसाधन है, तो उनका सहयोग करना यहाँ यह भी लक्ष्य बनाया गया था। और इस वजह से मतलब उन्हें जब सहयोग मिलेगा तो इस वजह से वो नई टेक्नोलॉजी वाले जो संसाधन हैं उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे और इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम होगा, घटेगा। ये बातें हैं। और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी स्थापित हो जो कि विकासशील देश और उनकी कंपनियों के क्रेडिट कमाने में मदद करे, कार्बन क्रेडिट को अर्जित करने में उनकी सहायता करे। तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा कैसे? जब कार्बन का उत्सर्जन आप कम करेंगे। और कार्बन का उत्सर्जन आप कम कैसे करेंगे? जब आपके पास नई आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो होगी, नई मशीनें होंगी, आधुनिक इंजन होंगे जो कि कम मात्रा में कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे होंगे, तब आपके पास कार्बन क्रेडिट के जो अंक हैं, जो उसका पुरस्कार है, डॉलर में दिया जाता है पुरस्कार, तो वो आपके पास आएगा। तो इसमें विकासशील देशों का सहयोग कौन करेगा? ऐसी जो संस्थाएं हैं, UNFCCC, इस प्रकार के जो संगठन है वो करते हैं और विकसित देश भी करते हैं। विकसित देश भी इसमें हाथ बटाते हैं। ये बात हो रही थी क्योटो प्रोटोकॉल की। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल की। इसके बाद आगे चलते हैं और देखिए, हालांकि विकासशील देश में कंपनी के कार्बन क्रेडिट का केवल एक हिस्सा विकसित देश में कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जो विकासशील देश होता है उसमें कंपनी के कार्बन क्रेडिट का सिर्फ 1% हिस्सा, या ये कह लीजिए कि एक हिस्सा, एक भाग वही विकसित देश की कंपनी को जाता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फायदा विकसित देशों को होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपसी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आपस में मिलजुल कर ही हम अपनी जलवायु को ठीक कर सकते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ सकते हैं। कोई देश अगर अकेला चाहे वो विकसित ही क्यों ना हो, मान लीजिए अमेरिका, जिसे कि महाशक्ति कहा जा रहा है आज के दौर में, तो उसी के जिम्मे सारा काम कर दिया जाए। वो चाह ले कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक लेंगे या उसे नियंत्रित कर लेंगे अकेले दम पर, किसी और की मदद नहीं लेंगे, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया जब तक सहयोग नहीं करेगी, दुनिया के हर देश इससे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक चीज़ है, पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई चीज़ है, किसी एक देश का मामला नहीं है। तो ऐसे में सबका सहयोग ये बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर फायदे से बड़ा, मतलब फ़ायदा तो कार्बन क्रेडिट का पैसे के रूप में होता है, डॉलर में कमाई होती है, लेकिन वह फायदा जो पर्यावरण की सुरक्षा होती है उसके आगे शून्य है, बहुत छोटा है। मूल मुद्दा क्या है? जलवायु को स्थिर रखना, नियंत्रित रखकर, और जलवायु परिवर्तन की जो दर है उसको कम करना, उसकी रफ्तार को धीमा करना। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। पैसे से ज़्यादा कीमती इस समय प्रकृति का संरक्षण है। ये बातें हैं। और देख लीजिए, कार्बन के संदर्भ में यहाँ पर भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कारोबार करना शुरू कर दिया है। मतलब यहाँ पर ये जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, यहाँ पर कार्बन का उपयोग किसी वस्तु की तरह कारोबार में होने लगा है, ये बात कही गई है। और यहाँ पर MCX की बात कही गई है। तो कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने के लिए एशिया में पहला एक्सचेंज यह बन गया है। यह जो MCX है इसकी बात की जा रही है, यह एशिया का पहला एक्सचेंज बन गया है। यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए कार्बन ऑफसेटिंग को। तो एक कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी है, ताकि अन्य जगहों पर किए गए उत्सर्जन की भरपाई हो सके। मतलब एक स्थान पर जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के उत्पादों का उत्सर्जन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, मान लीजिए कोई बड़ा प्रतिष्ठान या कोई बड़ी सी औद्योगिक फैक्ट्री है, अब उसकी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पर उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। वह ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करेगी ही करेगी, या तो उसका उत्पादन रोक दे, तो वो संभव नहीं है। तो इस अवस्था में उसमें संतुलन लाने के लिए आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन घटाने का प्रयास किया जाता है, ताकि दोनों मिलकर बैलेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए आप रोज़ पढ़ाई करते हैं और रोज़ का आपका टारगेट है 6 घंटे का, और एक दिन क्या हुआ कि आपने 4 घंटा ही पढ़ाई की, 2 घंटा आप नहीं पढ़ पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो अगले दिन आप उसे बैलेंस करना चाहेंगे तो आपको 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो। हालांकि लोग ऐसा करते नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ भी होती है। यहाँ बैलेंस करने वाली बात होती है। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री या बड़ा प्रतिष्ठान ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, तो आसपास के क्षेत्रों पर
थोड़ा ज़्यादा कसा नियंत्रण किया जाता है। और कसा नियंत्रण क्यों किया जाता है? ताकि जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बैलेंस हो सके, संतुलन में आ सके। तो यही जो प्रक्रिया है यह होती है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन की सेटिंग की जाती है, आसपास उसको व्यवस्थित करने का, मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। अब मात्रा निर्धारण और बिक्री कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के मीट्रिक टन में होती है। यहाँ पर जो मात्रा का निर्धारण है और बिक्री है वह कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना की जाती है उसकी, और फिर यह मीट्रिक टन में उत्पादित होती है। और अक्सर यह परियोजना स्थल पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। मतलब जो परियोजना का स्थान होता है, परियोजना स्थल होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा लाभ देता है। जो कार्बन ऑफसेटिंग होती है उसकी बात की जा रही है, जैसे कि रोजगार के अवसर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण और शिक्षा, इन सब मामलों में। और यह स्थायित्व और रिसाव का मतलब क्या? एक क्षेत्र में उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन में कहीं कमी हो रही है और कहीं वृद्धि हो रही है, इसका कारण वो न बने, मतलब उसमें स्थिरता आए। जो कार्बन है उसमें, कार्बन के भंडारण में और कार्बन के उत्सर्जन में, दोनों में स्थिरता हो, स्थायित्व हो, तभी बात बनेगी। तभी ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो कार्बन क्रेडिट हो या कार्बन ऑफसेटिंग हो, वह संतुलित हो पाएगी। अगर बेहिसाब कार्बन निकलने लगा तो एक भी चीज़ काम करने वाली है नहीं। तो इसलिए ये कहीं कमी और कहीं वृद्धि का कारण न बने, ये ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार के मुद्दों को यहाँ पर संबोधित करके बनाया जाता है कार्बन ऑफसेटिंग। तो कार्बन ऑफसेटिंग असल में है क्या? बस वही कार्बन को संतुलित करना। किसी एक प्रतिष्ठान से, किसी एक क्षेत्र से ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन उत्सर्जित हो रहा है तो आसपास के जो इलाके हैं उनको उस उत्सर्जन को कम करना है ताकि स्थिति संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। बस यही बात है। आगे चलते हैं। अध्याय 19 हमारे सामने है, भारत और जलवायु परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अपने देश के संदर्भ में अभी तक हमने बात नहीं की है। अभी तक हम पूरी दुनिया की चर्चा कर रहे थे, समग्र विश्व को देख रहे थे और उसके संदर्भ में जलवायु परिवर्तन को देख रहे थे। तो जलवायु परिवर्तन ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसे किसी एक देश तक सीमित कर दिया जाए, यह तो वैश्विक मुद्दा है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन भारत में इसके लिए कौन से प्रयास हो रहे हैं या भारत की क्या स्थिति है इस दशा में, उसे जानना जरूरी है। क्योंकि हम शुरुआत जब करते हैं तो अपने घर के आसपास की चीज़ों को ही पहले सुधारते हैं। जब परिवर्तन लाना होता है तो परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है। गांधी जी भी कहते थे कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले उसको खुद में लाइए, पहले वो परिवर्तन खुद पर करिए, आजमा कर देखिए, खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो वही चीज़ है, पहले भारत में किस प्रकार की स्थितियां हैं और उन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ताकि यहाँ की जो जलवायु है वह नियंत्रित रहे, संतुलित रहे। तो आइए देख लेते हैं भारत की जलवायु परिवर्तन पर स्थिति क्या है। तो भारत का प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन स्तर है वह कभी भी विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तरों से अधिक नहीं होगा, ये कहना है पीएम इंडिया का। देखिए ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, वाक्य, इसमें से कुछ संस्थाओं के द्वारा कहे गए हैं और कुछ जो है वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ज्ञापन के रूप में कहे गए। तो इन्हें आप उसी रूप में देखिएगा, ये कथन है, अलग अलग लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा कहे हुए कथन है। पहले वाले को आपने देखा। इसके बाद देखिए, भारत कार्बन कम करने वाली या कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ये विश्व बैंक का अध्ययन बताता है। जो वर्ल्ड बैंक है उसने स्टडी करके ये बताया है कि भारत ऐसा करने में सफल रहेगा। और भारत का प्राथमिक ध्यान अनुकूलन पर है। अनुकूलन करना, अनुकूलन किस प्रकार का? मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो समायोजन है उसी को यहाँ अनुकूलन का नाम दिया गया है। मतलब जो सतत विकास की अवधारणा है उस पर भारत कुछ ज़्यादा गंभीरता से काम कर रहा है और उसी अवधारणा को यहाँ अनुकूलन का नाम दे दिया गया है। तो अनुकूलन पर है और शमन के लिए विशिष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ यह जुड़ा हुआ है। इस वाक्य का मतलब ये है, ये वाक्य पूरा स्पष्ट नहीं है, इसको स्पष्ट रूप में समझ लीजिए। देखिए, भारत का जो प्राथमिक ध्यान है, मतलब जो शुरुआती ध्यान है वो अनुकूलन पर ही है, मतलब तालमेल बैठाना, जो स्थितियां हैं उनके साथ अनुकूलन करना। लेकिन उसके साथ साथ अनुकूलन कितनी हद तक करेंगे, एक लिमिट होगी उसकी भी। तो जहां पर जरूरत से ज़्यादा स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो वहां पर शमन की जो विशिष्ट विधियां हैं उनको भी आजमाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत का अपना दृष्टिकोण है। हर देश का अपना तौर तरीका होता है जलवायु को सुधारने के लिए या किसी भी काम को करने का, हर देश का अपना दृष्टिकोण होता है। तो ये भारत का दृष्टिकोण है, पहले तो अनुकूलन के प्रयास करना और उसके बाद जब स्थितियां नियंत्रण में न आए तो शमन की जो कोशिशें हैं या शमन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें करना। इसके बाद भारत ने पहले ही जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है, ये बात आप जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसका अनावरण हो चुका है। यह जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इसके बाद केवल वे राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त शमन कार्य
राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त शमन कार्य अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के अधीन हो सकते हैं। मतलब जिन शमन कार्यों को हमारा देश करेगा उनमें से केवल वही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, रिपोर्टिंग या सत्यापन के अंतर्गत आ सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा समर्थित किए जाएंगे। यहाँ पर सक्षम कहना ठीक नहीं होगा, समर्थित कहना ठीक होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में, मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में, रोकथाम करने की दिशा में अपने देश के प्रयास हैं, अपने देश की परियोजनाएं हैं, उनमें से वही बाहरी जो संस्थाएं हैं उनके अधिकार क्षेत्र में या उनकी निगरानी में आएंगी जिनका वित्त पोषण कोई बाहरी संस्था कर रही होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजना भारत सरकार की ऐसी होती हैं जिसमें यूनेस्को पैसा लगाता है या वर्ल्ड बैंक पैसा लगाता है या WHO का उसमें योगदान होता है। इस प्रकार से अनेकों संस्थाएं उसमें इंक्लूड रहती हैं, उसका सपोर्ट होता है, चाहे वो वित्त पोषण का हो या किसी और विधि से हो। तो उस प्रकार की अगर कोई बाहरी विश्व स्तर की संस्था इसमें सपोर्ट कर रही है किसी परियोजना में, परियोजना कैसी? जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने वाली परियोजना, तो ऐसी स्थिति में वह निगरानी की कंडीशन में आएगा। नहीं तो भारत सरकार के और जो कार्य हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उनकी निगरानी कोई बाहरी संस्था नहीं कर सकती या वैश्विक स्तर पर उसकी निगरानी नहीं की जा सकती। ये बात है। इसके अलावा भारत में वनों की कटाई और वन के क्षरण से उत्सर्जन, भारत में वनों की कटाई और वन के क्षरण से उत्सर्जन, इसको हम लोग कहते हैं रेड, इसको कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यह रेड प्लस की वकालत करता है। REDD+, यानी रेड प्लस इसकी वकालत करता है, जिसमें वनों का संरक्षण, वनीकरण और संवहनीय प्रबंधन शामिल है। उनका ठीक तरीके से मैनेजमेंट, इसको कहते हैं संवहनीय प्रबंधन। और इसके अलावा संरक्षण और वनीकरण, ये सब विधियां ये रेड प्लस के अंतर्गत आती हैं और भारत इसकी वकालत करता है, मतलब इसका समर्थन करता है। अब इसके बाद एक और है, उसको देखिए। तो भारत भविष्य में कम कार्बन प्रौद्योगिकी, भारत भविष्य में, भविष्य का मतलब जो आने वाला निकट भविष्य है उसकी बात की जा रही है, कम कार्बन प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के लिए वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में सहयोगात्मक अनुसंधान की वकालत करता है। मतलब यहाँ पर जो कार्बन प्रौद्योगिकी है उसकी सुधारात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए भारत बल देता है। कार्बन का उत्सर्जन कम करना ये हर देश का लक्ष्य है इस समय, क्योंकि यह उस देश के लिए सबसे बड़ा संकट पहले बनता है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के लिए। तो मुसीबत जो है वो पहले अपने झेलनी होगी, उसके बाद जो पड़ोसी हैं वो झेलेंगे, इसलिए समय रहते उस पर नियंत्रण आवश्यक है। तो यहाँ पर कम कार्बन वाली जो प्रौद्योगिकी है भारत उस पर बल देता है। इसके अलावा जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं यानी IPR, उनका पूरा यहाँ पर सृजन किया जाता है और उनके रचनात्मक विकास पर हमारा देश बल देता है। यहाँ पर जो अनुसंधान की क्रिया है इस दिशा में, कार्बन क्रेडिट और कार्बन के उत्सर्जन से जुड़ी हुई जितने भी अनुसंधान के क्रियाकलाप हैं उनको भारत सरकार प्रोत्साहन देती है। ये चीज़ें हैं। मतलब हमारा देश जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उस पर उल्लेखनीय काम कर रहा है। हालांकि संसाधन सीमित है, तो विकसित देशों जैसी हमारी स्थिति नहीं हो सकती, विकसित देशों जैसे हमारे प्रयास नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक सतत प्रयास तो होने चाहिए और लगातार अगर किसी काम को करने की कोशिश की जाए तो वो काम देर सवेर सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप बार बार प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें एक बार में सफलता मिल जाती है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार प्रयास करते हैं, एक बार असफल होंगे फिर कोशिश करेंगे, फिर असफल होंगे फिर कोशिश करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि मिल न जाए। तो इस तरह से लगे रहने वाले जो अभ्यासी लोग होते हैं वही कुछ हासिल करते हैं। तो हमारा देश भी अभ्यासी प्रकृति का है, हमारे देश के लोग जो हैं वो बड़े ही जीवट हैं, तो यह जूझने में विश्वास रखते हैं। कम संसाधनों के साथ हम बेहतर करने की जो ख्वाहिशें हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं और हम बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। जितने सीमित संसाधन हमारे पास है हर क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन उस मायने में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर जलवायु के खतरों से निपटने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अमेरिका और चीन जितने जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा प्रयास हमारा चल रहा है, ये बात है। तो ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी और हमने देखा कि भारत में जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है वो कैसी है और उस पर भारत सरकार या जो हमारा देश है वो क्या कर पा रहा है या किस चीज़ का समर्थन करता है। अब जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है वो क्या है, जरा ये देख लेते हैं। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्य योजना नई प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग पर टिकी हुई है। जो नई टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने पर यह पूरी तरह से बेस है, टिकी हुई है। और योजना का कार्यान्वयन प्रत्येक व्यक्तिगत लक्ष्य के उद्देश्यों के प्रभावी वितरण के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से होगा।
मतलब यह जो क्रियान्वयन है योजना को चलाने की जो विधि है वह कैसे होगी, वह प्रत्येक व्यक्तिगत लक्ष्यों को आधार बनाकर होगी और उसके अलावा उद्देश्य यहाँ निर्धारित किए जाएंगे कि टारगेट हमारा क्या है, कहाँ तक हमें पहुँचना है। और इस प्रकार से एक पूरा तंत्र, एक ढांचा बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो यह जो ढांचा है इसमें कुछ मिशन है, इसमें जो है सार्वजनिक भागीदारी भी होगी और जो नागरिक हैं उनके सहयोग के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें नागरिक समाज की भी कार्यवाही शामिल होगी। बिना नागरिकों और बिना जो समुदाय हैं उनके सहयोग के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। वो योजनाओं को लागू कर सकती है लेकिन उसे चलाने और उसे मानने दोनों का काम जो लोग होते हैं उन्हीं का होता है। तो इस प्रकार से इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए जो भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना है इसको हम देख रहे थे। यहाँ पर 8 राष्ट्रीय मिशनों की बात की गई है। कौन कौन से मिशन है ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। सौर शब्द से स्पष्ट है यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो कैसे, देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है। महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा है, पहल है, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी रूप से संवहनीय विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मतलब वही बात है, जो ऊर्जा संकट है वो हर देश के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जो ऊर्जा की समस्या है, हम जानते हैं कि अभी हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो उन संसाधनों पर डिपेंड करती हैं जो कि कभी न कभी खत्म हो जाएंगे और ये चिंता का विषय है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, उसका भंडार सीमित है। ऐसे ही जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल हम ऐसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वर्तमान में कर रहे हैं वो सब नश्वर हैं, मतलब एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा स्रोत चाहिए जिससे कि हम ऊर्जा लेते भी रहें और वो कभी नष्ट भी ना हो और लागत भी कम आए। जो खर्चीला तौर तरीका होता है वो वहाँ पर ना दिखाई दे, ना हो। तो ऐसे रास्तों को तलाशने की जो खोज है वो हर देश कर रहा है और उसका एक बेहतर विकल्प है सौर ऊर्जा। सूर्य से जो विकिरण हमें प्राप्त होता है उसका अधिकांश हिस्सा वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उसका उपयोग अगर किया जाए तो उससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्राप्त होगी और वर्तमान में किया भी जा रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग के जो जरिए हैं वो बढ़े हैं, जो तौर तरीके हैं वो बढ़े हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले विभिन्न उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं और हमारे आसपास देखे भी जाते हैं। लेकिन अभी भी बिजली पर हम लोग निर्भर होते हैं। विद्युत ऊर्जा जो कि जल के द्वारा या अन्य साधनों से उत्पन्न होती है उस पर हम निर्भर हैं। तो यह निर्भरता पूरी तरह से समाप्त करके जो सौर ऊर्जा है उस पर पूरी तरह से आश्रय लिया जाए, क्योंकि सूर्य की आयु जो है वो भी अच्छी खासी है, अभी लंबे समय तक चमकने वाला है। तो यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है और इसकी ऊर्जा का पूरा प्रबंधन हम कर सके इसलिए चलाया गया था राष्ट्रीय सौर मिशन। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों की मिलीजुली पहल थी, मतलब दोनों का संयुक्त योगदान था। अब इसमें आगे चलते हैं। भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए यह मिशन 3 चरणों में चलाया गया, मतलब चलाया जाएगा और अपनाएगा। मतलब इन 3 चरणों को वो अपने दृष्टिकोण से अपनाएगा। 11वीं योजना की शेष अवधि और 12वीं योजना, मतलब 12वीं योजना का मतलब क्या, 2012-13 वाला जो सत्र है उसकी बात की जा रही है, का पहला वर्ष चरण 1 के रूप में, उसके बाद 2013 से लेकर 2017 तक जो शेष 4 वर्ष हैं वो चरण 2 के रूप में, और 2017 से लेकर 2022 अब जिस रेंज में हम लोग हैं उसकी बात की जा रही है। 13वीं योजना जो है वो 2017 से लेकर 2022 यह चरण 3 के रूप में चलेगी। तो इसमें कई स्टेप हैं, कई चरण हैं और इन चरणों में सौर ऊर्जा का जो प्रसार है, सौर ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनके ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण हैं उनकी तादाद बढ़ी है। ये बात हुई। इसके बाद अगला जो इसमें मिशन का लक्ष्य है उसको देख लीजिए। कोई भी जो मिशन होता है, अभियान होता है, उसका अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो देख लीजिए 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए एक सक्षम नीति या ढांचा तैयार करना, ये पहला उद्देश्य है। 2022 यानी आज से ठीक 2 साल बाद तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सके, ऐसी जो नीति है उसको बनाना, उसका ढांचा तैयार करना। 2013 तक यानी 3 वर्षों के भीतर, यहाँ पर 2013 नहीं होगा, 2023 होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ ठीक दिया हुआ है 2013 तक यानी 3 वर्षों के भीतर ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता को 1,000 मेगावाट करना। ये 2013 वाला आंकड़ा था। उसके बाद 2017 तक इसे और बढ़ाने का लक्ष्य था। मतलब सौर ऊर्जा के उत्पादन को एक स्टेप वाइज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसे हम ले गए हैं 2022 तक। 2022 तक इसका प्रसार करने की बात है। तो यह योजना जो है, मतलब सौर मिशन, इसमें कई चरण थे, इसे हमने देखा। और 2013 से जो बाद वाला मतलब 3 वर्ष था उसमें
जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसकी क्षमता को 1000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। और उसके बाद 3 साल बाद फिर 2017 तक, मतलब 2013 से लेके 3 वर्ष, तो 2017 से लेकर 3 वर्ष यानी क्या, यहाँ पर 3 3 6 यानी 2016, और उसके बाद 2016 से लेकर 2017 तक इसे 3000 मेगावाट करने का लक्ष्य था। मेगावाट जो है ये ऊर्जा को नापने का मात्रक है। वाट से ऊर्जा की मतलब शक्ति को नापा जाता है। बिजली की शक्ति को नापने का मात्रक क्या है, वाट है, या किसी भी शक्ति को नापने का मात्रक वाट है। और ये मेगावाट ये बड़ा मात्रक है। विद्युत शक्ति को नापने का मात्रक ये वाट है, और उसी बड़ी विद्युत शक्ति को जब नापना होता है, ज़्यादा मात्रा में जब एनर्जी होती है उसको नापना होता है शक्ति के रूप में, तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं मेगावाट। अब 3000 मेगावाट करने का लक्ष्य था, ये हमने देखा। और इसके अलावा क्या लक्ष्य थे, तो सौर विनिर्माण क्षमता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना, सौर विनिर्माण क्षमता के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं उनका निर्माण करना, और विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादन और बाजार नेतृत्व के लिए इन्हें बढ़ाना, यह उद्देश्य था। और 2017 तक जो 15 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय कलेक्टर क्षेत्र, और 2022 तक इसे 20 मिलियन तक बढ़ाना, यह भी लक्ष्य था। इसके अलावा चौथा वाला इसमें रह गया था, इसको देख लीजिए। ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 2017 तक 1000 मेगावाट और 2022 तक 2000 मेगावाट तक इसे पहुंचाना, मतलब उत्पादन की जो दर है उसको पहुंचाना। और इसके अतिरिक्त 2022 तक, सबसे नीचे वाला, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 मिलियन सौर लाइट का स्थापना करना। जो सोलर लाइट होती है उन्हें आपने देखा होगा, खंभे लगे होते हैं, उनके ऊपर जो लाइटें हैं वो लगी होती हैं और नीचे बैटरी होती है, और उसके साथ साथ एक सोलर पैनल होता है यानी प्लेट होती है। वो प्लेट चार्ज होती है, फिर उससे बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से फिर लाइट जलती है। इस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार की जो सोलर लाइटें हैं वह 20 मिलियन की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक स्थापित करने का लक्ष्य, यह सौर मिशन का ही हिस्सा है, यह हमने देखा। इसके बाद जो दूसरा मिशन है वो है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NEM-EE। और यह जो NEM-EE है, इसमें क्या होगा, ऊर्जा दक्षता के लिए जो बाजार क्षेत्र है उसे मजबूत करना। और इसका लक्ष्य क्या है, तो ऊर्जा दक्षता के अवसरों को खोलने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना, यह इसका लक्ष्य है। यह भी महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें ऊर्जा दक्षता को आधार बनाया गया है, यानी एनर्जी इफिशियंसी पर ध्यान दिया गया है। तीसरा जो मिशन है वो है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। अब यह किस प्रकार का मिशन है, तो इमारतों में जो एनर्जी इफिशियंसी है यानी ऊर्जा दक्षता है उसमें सुधार ले आना। इमारतों की मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें ऊर्जा की खपत कितनी है और कितनी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद हो रही है और कितना उसका समुचित इस्तेमाल हो रहा है, इस पर ध्यान लगाना और ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। शहरी नियोजन करना और ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में सुधार लाना, यह भी इसका टारगेट है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की ओर जो पहल है उसको बढ़ावा देना। इसके माध्यम से कानूनी और नियामक ढांचे में सुधार के माध्यम से पर्यावरण की जो पर्यावास की स्थिरता है उसको बढ़ाना। मतलब मनुष्य के रहने लायक जो आवास होते हैं, जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ऊर्जा दक्षता की आवश्यकताओं को बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता के संसाधनों पर बल देना, यह सरकार का लक्ष्य है इसमें। और इस प्रकार से यह राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन है यानी NWM। तो यह NWM क्या है, नेशनल वाटर मिशन। इस मिशन का उद्देश्य पानी का संरक्षण करना है। जल मिशन मतलब पानी के संरक्षण से जुड़ा हुआ होगा। और एकीकृत पानी के संरक्षण करने के लिए क्या करेंगे, तो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जल का अपव्यय रोकना और राज्य के बाहर जल का समान वितरण करना। जो नदियाँ या जो जल के स्रोत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं यानी अंतर्राज्यीय उनमें गठबंधन होता है, जोड़ होता है, तो वहाँ पर जल का समुचित प्रबंधन करना दोनों ही राज्यों की या 3 राज्यों में नदियाँ अगर साझा हैं तो उन तीनों राज्यों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो जल का क्षेत्र है, जल का हिस्सा है, वो सभी राज्यों में होता है। तो किस राज्य में कितनी मात्रा में जल की मात्रा है इसको सुनिश्चित करना और उसका समुचित प्रबंधन करना, ये भी सरकार के इस मिशन का उद्देश्य था। इसके अलावा जो भूमिगत जल के स्रोत थे उन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। मतलब जो भूमिगत जल है उसका भंडार सीमित है, ये बात आप जानते हैं, तो उसका समुचित प्रबंधन करना यह भी राष्ट्रीय जल मिशन में ही आता था। तो यह एक मिशन है, नेशनल वाटर मिशन। जल का समुचित उपयोग करना और उसका दोहन रोकना और सही मात्रा में उसका प्रबंधन करके जो अभावग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर उसकी पहुँच बनाना, यह भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
5वें नंबर पर है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। जो हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र है वह जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी सघन क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए, उसे स्थिर बनाने के लिए, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, तो गिरावटें आ रही हैं। तो उस गिरावट पर कंट्रोल करने के लिए यह राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था। इसमें जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या, उसकी दशा कैसी है, वह नष्ट हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, किन बातों से उसे पीड़ा हो रही है, वह पीड़ित है, इस बात पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए यह मिशन चलाया गया था। और इसमें नीति निकायों को उनके नीतिगत कार्यों में सक्षम बनाना और स्थायी रूप से चयनित कार्यों के कार्यान्वयन के साथ जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में राज्य हैं, जो इस क्षेत्र के राज्य हैं, मतलब हिमालय का जो हिस्सा इन राज्यों के दायरे में आता है, उनकी सहायता करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना, ये सब उद्देश्य है जो सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र है इसके हेतु राष्ट्रीय मिशन का। मतलब यह राष्ट्रीय मिशन किस लिए चलाया गया, हिमालयी पारितंत्र को स्थिर बनाने के लिए, उसे जलवायु के संकटों से निपटने के लिए तैयार करने के लिए और उसमें स्थिरता लाने के लिए। कुल मिलाकर जैव विविधता के संरक्षण की बात है, तो यहाँ उसकी बात की जा रही है। अब इसके बाद 6वें नंबर पर चलते हैं। अगला है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। हरे भरे भारत के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो क्या है, तो इसमें गैर वन भूमि, जो वन्य क्षेत्र है उनकी बात नहीं, जो गैर वन्य क्षेत्र है वहां पर जमीन में 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन आवरण में वृद्धि करना, यह इसका लक्ष्य है। और जो 5 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र होगा उस पर वन आवरण की जो गुणवत्ता है वो काफी बेहतर होनी चाहिए। मतलब इसमें देखिए 2 प्रकार के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था, 5 मिलियन हेक्टेयर और 5 मिलियन हेक्टेयर। जो 5 मिलियन हेक्टेयर वाला क्षेत्र था उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा विरल वनावरण होगा, और जो बचा हुआ 5 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र था वहां पर सघन वनावरण की बात की गई थी। मतलब वहां पे जो वन का आवरण है, वन आच्छादन है, उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार का ये मिशन बनाया गया था। जैसे आपने पीछे कोर जोन और बफर जोन का नाम सुना होगा, तो उसमें एक कोर क्षेत्र होता है, तो कोर क्षेत्र में किसी भी चीज का जो संकेंद्रण है वो ज्यादा होता है, और जो बफर क्षेत्र होता है, बाहरी परिधीय इलाका, वहां पर उस चीज की जो घनत्व की मात्रा है वो कम होती है, ऐसे वो कम घनत्व वाला होता है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सघन होता है। तो वही चीज यहाँ भी है, जो 5-5 का फंडा बनाया गया है, तो 5 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो सघन वन या ज्यादा वनाच्छादन वाले एरिया में आना चाहिए, और जो बाहर वाला बफर वाला क्षेत्र है वो कम वनाच्छादन वाले एरिया में आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 10 मिलियन हेक्टेयर पर वन्य आवरण विकसित करना, ये इस मिशन का उद्देश्य था। और मिशन का नाम था हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। हरित मतलब क्या, हरा भरा, तो हरे भरे भारत के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। यह 6वां था। इसके बाद 7वें को देख लेते हैं। कुल 8 है। जो 7वां है वो है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। कृषि के स्थायित्व के लिए, कृषि की स्थिरता के लिए, क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, तो इसलिए इसका स्थायित्व और इसमें सुधार आवश्यक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था, जिसे कि NMSA कहा जाता है। और NMSA ने अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए, अनुकूलन किस चीज का, जो पर्यावरण है उसके साथ फसलों का अनुकूलन, और जो नुकसान है उसका न्यूनीकरण, और जलवायु परिवर्तन में जो कृषि उत्पाद है उनका दुरुपयोग हो रहा है या दुष्परिणाम सामने आ रहा है, उसका न्यूनीकरण यहाँ पर करने का प्रयास किया गया था। न्यूनीकरण हानिकारक पदार्थों का, और जो अनुकूलन है वह फसलों का। यहाँ पर दोनों के संदर्भ में बात कही गई है। और इसके लिए 10 आयामों की पहचान की गई है। 10 आयाम कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। तो पहला जो आयाम है, पहली जो बात है इसमें, वो है बेहतर फसल बीज। अगर फसलों के बीज अच्छे नहीं होंगे तो पैदावार अच्छी नहीं होगी, और किसान बेकार में ही उसमें कीटनाशक और उर्वरक झोंकते रहेंगे। बीजों की जो पैदावार है, मतलब बीजों पर ही, बीजों की गुणवत्ता पर ही पैदावार निर्भर करती है। तो अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आप कितनी भी खाद डाल दीजिएगा, जो फसल है, जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, अगर बेहतर बीज रखे जाएं तो कम क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा पशुधन और मछली पालन, यह भी इसी दायरे में आता है। जल दक्षता, जल का उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए जितनी आवश्यकता है। आमतौर पर जो पारंपरिक कृषि है उसमें जल की बर्बादी ज़्यादा होती है। किसान पानी, मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो ट्यूबवेल के उसमें मुहाने में पाइप लगाकर और दूसरा हिस्सा खेत में डालकर अपने सो गए, पानी खेत में भरकर और उसके बाद बाहर बह रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। या नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसमें भी यही होता है। तो सिंचाई में पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे धान के खेत हैं, जितना पानी चाहिए नहीं होता उससे ज़्यादा भर देते हैं कि जितना भर दो उतना ही अच्छा है। तो इस प्रकार से जल की जो दक्षता है वह सामने नहीं आती, तो उस पर कंट्रोल करना और जल दक्षता का जो गुण है वो कृषि में शामिल करना,
यह भी इस मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा कीट प्रबंधन, कीटों का भी जो कृषि होता है, मतलब उस कृषि क्षेत्र, खेती की जो बात है, उसमें बड़ा योगदान होता है। चाहे वो परागण की घटना हो या फिर नीचे जो केंचुओं का योगदान है, उसको भी हम इसी में जोड़कर देखते हैं। तो जितने भी कीट होते हैं इस प्रकार के जो कि किसानों के सहयोगी हैं, उनका भी प्रबंधन करना आवश्यक है। अगर उनका किसी विधि से विनाश हो रहा है तो ये फसलों के ऊपर अच्छा असर नहीं डालेगा। जैसे कि मधुमक्खियां या इस प्रकार के जो कीड़े हैं, यह परागण करवाते हैं। अगर कीटनाशकों के प्रभाव से इन्हीं का विनाश होने लगे, यही मरने लगे, तो परागण की घटना हो नहीं पाएगी या ठीक से नहीं होगी, और इस वजह से जो फलने की प्रक्रिया है, जो अनाज के दाने लगने की प्रक्रिया है, वो सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। तो कीटों का प्रबंधन करना। इसके अलावा बेहतर कृषि अभ्यास, खेती की जो विधियां हैं उनका एक अच्छा अभ्यास होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी उठकर खेती करने लगेगा, लेकिन खेती के जो प्रशिक्षण के गुण हैं वो लोगों के पास अगर रहेंगे, बेहतर विधियों का ज्ञान रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो किसी चीज़ को कर पाएंगे। और इसके अलावा पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। कृषि बीमा भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और अपने देश में तो प्रकृति आधारित कृषि ज़्यादा होती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, चाहे वो बाढ़ हो या सूखा हो या बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई, कुछ भी हुआ, तो फसल को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। और यह किसान के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि उसका मूल जो आधार है, उसकी जो आजीविका है, वो कृषि ही है। तो ऐसे में कृषि बीमा एक बड़ा फायदा देता है, ये फायदेमंद है। इसका उपाय, इसका समुचित प्रबंधन और धन सहयोग, जो वित्तीय सहयोग है, यह भी जरूरी है। यहां तक हमने देखा कुल 10 है, तो 10 को देख लेते हैं। देखिए, धन का सहयोग, इसके बाद बाजार क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसान जब फसल उगाता है तो पूरा फसल, मतलब पूरा अनाज अकेले वो खाता नहीं है, मतलब उसके परिवार में खपाने योग्य नहीं होता। जमीन से बहुत कुछ पैदा होता है। आप अगर एक दाना गेहूं का या धान का डाल दीजिए, तो उससे जो पौधा निकलेगा उसमें अनेकों दाने लगेंगे। उसकी जब फलियां लगेंगी तो उसमें अनेकों दाने होंगे। जो गेहूं की बाली होती है, मान लीजिए आपने एक गेहूं बो दिया, सिर्फ एक गेहूं, और उससे एक पौधा निकला। सही मौसम में बोया है तो एक पौधा निकलेगा बढ़िया से, और उसके अंदर कई सारी बालियां लगेंगी। पौधे में एक बाली नहीं होती, अनेकों बालियां होती हैं, और एक बाली में अनेकों दाने होते हैं। तो एक दाने गेहूं से आपको मुट्ठी भर गेहूं प्राप्त हो सकता है, कम से कम। अब आप सोच लीजिए कि एक बड़े से खेत से कितना ज़्यादा अनाज पैदा होता होगा अगर सही विधियों का इस्तेमाल किया जाए तो किसान अकेले या किसान का परिवार अकेले उसको नहीं खा सकता, तो बेचने की नौबत आती है। अनाज ज़्यादा होगा तो उसको हटा दीजिए, बदले में कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इसके लिए बाजार भी सही तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। और अपने यहाँ जो देशी कृषि है उसमें बिचौलियों की बड़ी भूमिका होती है। जो मुख्य मंडी होती है उससे किसानों का संपर्क ज़्यादातर हो ही नहीं पाता। आजकल तो जो सरकार है उसके प्रयासों की वजह से ऐसा हो रहा है कि सीधा संपर्क हो जा रहा है, लेकिन पहले वाला जो समय था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है या कुछ ही समय पहले की बात है, तो बिचौलियों की उसमें बड़ी भूमिका होती थी, और अभी भी कुछ हिस्सों में ऐसी होती है। यह बिचौलिए सस्ते दाम में किसानों से अनाज खरीदते थे और महंगे दाम में ले जाकर मंडी में बेच देते थे। इस प्रकार की चीज़ें सामने आती थी। तो सरकार ने इस अनियमितता को रोकने के लिए अलग अलग समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, और उसके हिसाब से सीधी खरीद फरोख्त किसानों के घर से की जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये अच्छा है। इसके अलावा सूचना तक पहुंच, जो कृषि की नई नई विधियां हैं, कृषि संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं, उन सूचनाओं तक अधिकतर किसानों की पहुंच नहीं होती। तो किसानों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना, यह भी इसका एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो दूरसंचार के कार्यक्रम हो या जो दूरदर्शन पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम हो, या रेडियो के माध्यम से जो आकाशवाणी की सेवा है उसके माध्यम से किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का संचालन होता है, जिसमें कि किसानों को नई नई विधियों से अवगत कराया जाता है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है ये उनको बताया जाता है। तो रेडियो और टीवी यह दोनों बढ़िया माध्यम है। इसके अलावा इंटरनेट भी है। इसके अतिरिक्त आजीविका में विविधता, यह भी कृषि को अच्छा बना सकती है। अगर पूरा जो समुदाय है, मतलब किसान का पूरा कुनबा, वह कृषि पर ही निर्भर हो जाएगा, तो जो खेती की जमीन है उसका दोहन बढ़ जाएगा। ऐसे में आजीविका की अगर विविधता हो, मतलब हर आदमी अपना अलग काम कर रहा है और उसी में खेती भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कृषि की भूमि है उसका दोहन भी कम होगा और उस पर जो दबाव है वो भी कम रहेगा। इस प्रकार से उत्पादन बेहतर होगा। ज़्यादा दबाव में उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। तो ये कुछ विधियां हैं और इन सबको शामिल किया गया था सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन में। ये हमने 7वां मिशन देखा। 8वें को देख लेते हैं। तो 8वां है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका रणनीतिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या होनी चाहिए, मतलब उसको रोकने की जो रणनीति है वो हमारे संदर्भ में क्या होनी चाहिए, इसका हमें बेहतर ज्ञान होना चाहिए।
कहने का मतलब समझ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारे देश में, उसको रोकने का हमारे पास क्या उपाय है, इसका अंदाजा हर नागरिक को होना चाहिए। उपायों की पहली चीज़ तो जानकारी होनी चाहिए, और उसमें सरकार का कितना रोल है यह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको हम लोग NMS-CCC कहते हैं। जलवायु विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और विकास में लगे मौजूदा ज्ञान संस्थानों के बीच ज्ञान तंत्र का गठन और एक उपयुक्त नीति ढांचे और संस्थागत समर्थन के माध्यम से डेटा साझाकरण और आदान प्रदान की सुविधा। इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करके जो जलवायु विज्ञान है उसकी पहुंच लोगों तक बढ़ाना, और उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, उससे लोगों को अवगत कराना। पहली चीज़ तो यही जानना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन असल में है क्या, और अधिकतर जो जनता है अपने देश की वो यही नहीं जानती, सही तरीके से नहीं जानती कि जलवायु परिवर्तन असल में वास्तव में क्या होता है। और जब तक यही नहीं मालूम रहेगा कि समस्या क्या है, तब तक आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले जलवायु परिवर्तन के खतरों से लोगों को अवगत कराना और उसके बाद उसके लिए उचित रणनीति बनाना, यह इस मिशन का उद्देश्य है। यहाँ तक हमने 8 मिशनों को देखा। यह जो है ये सरकार के द्वारा किए गए अच्छे प्रयास थे, इसमें हमारा भी योगदान अपेक्षित है। इसके बाद अध्याय 20 हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन संगठन। जलवायु परिवर्तन पर अलग अलग देशों ने या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रयास किए हैं, और इस दिशा में काम करने वाले जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो पहली संस्था का नाम है UNFCCC। यह क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसी को कहा जाता है UNFCCC। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना UNFCCC, इसका मतलब यही है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे बनता है UNFCCC। हिंदी में अर्थ देखें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये है संयुक्त राष्ट्र की पहल, संयुक्त राष्ट्र की ये एक महत्वपूर्ण पहल है जलवायु परिवर्तन की दिशा में। अब ये एक प्रकार की संधि है, ये जो आप देख रहे हैं ना UNFCCC, यह एक तरह की संधि है। अब संधि किस प्रकार की है, तो इसका उद्देश्य है वैश्विक ताप वृद्धि में कमी लाना, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी लाना इसका एकमात्र पर्पज है, और इसके लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, यह भी इसका उद्देश्य है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का जो वैश्विक ऊष्मन का प्रभाव है, मतलब दुष्प्रभाव है, उसमें सबसे बड़ा योगदान देती हैं ग्रीन हाउस गैसें, तो उनके उत्सर्जन को कम करना ये UNFCCC का उद्देश्य है। यह यूनाइटेड नेशन का प्रोडक्ट है या उसकी एक संधि है, और इसलिए जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक वर्ष यह सम्मेलन का आयोजन करता है। कौन करता है, यही UNFCCC। और ऐसा पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये पहला सम्मेलन इसका हुआ था 1995 में, यानी 1995 में बर्लिन में। 1995 में इसका जो पहला सम्मेलन है वो बर्लिन में हुआ था, और बर्लिन में इसको COP1 के नाम से जाना गया था। COP1 का मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1। इसका मतलब है कि ये पहला सम्मेलन था, और वर्ष 2016 में इसे मोरक्को में संपन्न किया गया। इस प्रकार से ये चलता रहता है। और मोरक्को में जो माराकेश सम्मेलन हुआ था 2016 में, मोरक्को में जो माराकेश सम्मेलन हुआ था वो इस श्रृंखला का 22वां COP सम्मेलन था। माराकेश सम्मेलन और कुछ और नहीं था, मतलब कुछ भिन्न चीज़ नहीं थी, वो UNFCCC का ही सम्मेलन था, और उसे हम COP 2020 कहते हैं, माफ़ कीजिएगा 22 कहते हैं। जो माराकेश वाला है उसको COP 22 के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था 2016 में, ये 22वां था। और इन सम्मेलनों में होता क्या है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो इन सम्मेलनों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और अन्य मानकों को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से ये सम्मेलन चलते रहते हैं। अब देखिए, इस कन्वेंशन में कुल 195 पार्टियां यानी सदस्य शामिल हैं, और अनुकूलन और शमन दोनों सहित जलवायु परिवर्तन के अनेक पहलुओं पर बहुपक्षीय वार्ता होती है, मतलब आपस में बातचीत होती है, और उस पर कैसे निपटान किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर चर्चा होती है। इसके बाद आप क्योटो प्रोटोकॉल को देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल यानी COP3। तो क्योटो प्रोटोकॉल कुछ अलग चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भिन्न चीज़ है, यह UNFCCC का ही प्रोडक्ट है, मतलब उसी का एक सम्मेलन है। कौन से नंबर का सम्मेलन, तो तीसरे नंबर का। और कब इसका आयोजन हुआ था, तो ये 1997 में आयोजित हुआ था। 1997 में इसका आयोजन क्योटो जापान में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। क्योटो कहाँ है, जापान में है,
और इसी वजह से इसका नाम, मतलब इस सम्मेलन का नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। इसका आयोजन 11 दिसंबर 1997 को किया गया था। अब यह जो सम्मेलन था इसे COP3 के नाम से जाना जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 3। और किसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? UNFCCC का, जलवायु परिवर्तन की दिशा में। अब देखिए, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात है, ये जो UNFCCC है इसके और भी सम्मेलन है, मतलब और भी कई सम्मेलन है जो कि महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल को आपने देखा, ऐसे ही बाली रोड मैप है। जो बाली रोड मैप है उसको COP13 के नाम से जाना जाता है। बाली रोड मैप जो है उसको COP13 के नाम से जानते हैं। हालांकि ये क्योटो जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसे COP13 के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन है, ये 2009 वाला है। बाली रोड मैप ये 2007 का है। जो COP13 है वो 2007 में आयोजित UNFCCC का ही एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। उसी प्रकार से कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन है, ये COP नंबर 15 है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15 है, 15वें नंबर का सम्मेलन है। इसका आयोजन 2009 में किया गया था। ऐसे ही 2010 वाला कानकुन है, 2011 वाला डरबन है, COP17। इसी प्रकार से ये चलता रहता है। और माराकेश के बारे में हमने देखा था, ये 2016 का था, COP22। इस तरीके से इसके सम्मेलन होते हैं। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। इसके अपनाने की जो तारीख है वो दी हुई है। यह जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अड़चने आई और उसके बाद इसके लागू होने में जो समय लग गया उसको आप साफ साफ देख रहे हैं। इसका जो लागू होने की प्रक्रिया है वो हुई 2005 में। अब देखिए, यह औद्योगिक देशों को सम्मेलन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। मतलब जो इसके हस्ताक्षर करता है या समर्थन करता देश है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें कमिटमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद प्रोटोकॉल और सम्मेलन के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, जान लीजिए। देखिए, सम्मेलन और प्रोटोकॉल को हम यहाँ एक रूप में देख रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अंतर यह है कि जो कन्वेंशन, मतलब यह जो कन्वेंशन है, इसने औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोटोकॉल जो है वो बाध्यकारी होता है। कोई भी प्रोटोकॉल जो होती है, अगर वो लागू होती है तो उसको मानने वाले देशों को मजबूर होना पड़ता है। उसे मानने के लिए उसके एक एक शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जो कन्वेंशन होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उसमें सिर्फ सलाह दी जाती है कि आप ऐसा करिए। तो जब जरूरी समझा जाता है, कोई भी संस्था जैसे UNFCCC है, तो यह जब जरूरी समझती है तो वहाँ पर प्रोटोकॉल जैसी चीज़ें लागू करती है और उसे मानने के लिए जितने भी उसमें सम्मिलित देश होते हैं वो बाध्य होते हैं। तो ये जो थी, ये जो था ये बाध्यकारी था। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल शब्द ही बता रहा है, ये बाध्यकारी था। इसमें जो प्रतिबद्धताएं की गई थी या जो चीज़ें कही गई थी उन्हें मानने के लिए लोग विवश थे। और क्या खास बातें हैं, तो यह 37 औद्योगिक देशों में, मतलब 37 जो औद्योगिक देश हैं जो कि उद्योगों पर ज़्यादा निर्भर है, ऐसे देशों और यूरोपीय समुदाय के लिए अपनी पहली प्रतिबद्धता अवधि में बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। और यह केवल विकसित देशों पर जो नियम होते हैं, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि यह केवल विकसित देशों पर यह नियम बाध्य करता है। जो विकसित देश हैं वह इसके जो प्रोटोकॉल है उसको मानने के लिए अधिक बाध्य होते हैं। देखिए, बाध्यकारी समझौते तो सभी के लिए होते हैं। जैसे कोई प्रोटोकॉल है और इसमें कोई देश, मतलब देशों के समूह जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो वो सभी उसको मानने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन जो विकसित देश हैं उन पर दबाव ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और जब आप मजबूत होते हैं, ज़्यादा सशक्त होते हैं, ज़्यादा बड़े ओहदे पर होते हैं या समाज में आपका ज़्यादा मान सम्मान होता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए इस प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा जो तगड़ा शिकार होते हैं वो विकसित देश होते हैं। उन्हें मानना पड़ता है ये बाध्यकारी है, या तो आप उससे बाहर चले जाइए और नहीं तो उसमें रहिए तो फिर मानिए। इस प्रकार से होता है। और इसके अलावा सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के अपने केंद्रीय सिद्धांत के तहत यह विकसित देशों पर भारी बोझ डालता है, ये बात है। और इन लक्ष्यों में 5 साल की अवधि, यानी 2008 से लेकर 2012, फिर इसमें 5 साल की जो अवधि है इसको आप देख रहे हैं, इसमें 1990 के स्तर की तुलना से औसतन 5% उत्सर्जन में कमी हुई है, ऐसा आंका गया है। और उत्सर्जन में जो कमी हुई है यह पर्याप्त नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि अभी जो विकसित देश हैं उनके ऊपर कड़ा उत्तरदायित्व है या भारी भरकम उत्तरदायित्व है कि वह अपने अंदर कार्बन के उत्सर्जन को कम करें। और बहुत से जो विकसित देश हैं इसको मानने से पीछे हटने लगे हैं।
मतलब उनमें अनिच्छा प्रकट होने लगी है। उसके पीछे यही कारण है, इस प्रोटोकॉल का दबाव। तो ये बातें हैं, हमने क्योटो प्रोटोकॉल को देखा और UNFCCC को देखा। इसके बाद आप बाली सम्मेलन को देख लीजिए। तो दिसंबर 2007 में आयोजित बाली सम्मेलन 190 देशों की बैठक थी। यह जो बाली सम्मेलन है, इसमें 190 देशों ने दिसंबर 2007 में भाग लिया था। और ये COP13 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 13। बाली रोड मैप या बाली सम्मेलन, यह भी UNFCCC का ही हिस्सा था। और 2012 में एक चीज़ और है कि यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि का हिस्सा थे, वही चीज़ है। मतलब UNFCCC की बात की जा रही है, उसी से ये जुड़ा हुआ था, उसी का ये एक सम्मेलन था। 3 बार C है, इसे आपने देखा, यह संयुक्त राष्ट्र की पहल है और उसी का ये सम्मेलन है। और कितने नंबर का सम्मेलन है? तो COP नंबर 13, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 13 ये है। इसमें हुआ क्या था, ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। 2012 में क्योटो के पहले चरण के समाप्त होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए इसका आयोजन हुआ था। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के आगे की जो कहानी है वो हमें बाली सम्मेलन के द्वारा स्पष्ट होती है, यानी बाली रोड मैप से क्लियर होती है। मतलब जिन देशों को जो कमिटमेंट दिए गए थे या जो टारगेट दिए गए थे उसे अचीव करने के बाद आगे क्या करना है, मतलब आगे का जो दिशा निर्देश है वो प्रदान करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो बाली कार्य योजना यानी बाप, बाली एक्शन प्लान, जिसे कि शॉर्टकट में बाप कहते हैं। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल वार्ता और उनकी 2009 की समय सीमा के तहत जो अनुलग्नक दल थे उन्हें आगे की प्रतिबद्धताओं के तदर्थ जो कार्य समूह बनाने थे उसके हिसाब से निर्देश। इसके अलावा अनुकूलन कोष का शुभारंभ, ये सब इसमें शामिल था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का निर्णय, मतलब उस पर जो निर्णय लिए जाने थे वो भी इसी में शामिल थे। इसके अतिरिक्त वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन का मतलब क्या? वनों का विनाश, तो जंगल के विनाश के कारण हो रहे उत्सर्जन को कम करना, यह भी बाली रोड मैप में शामिल किया गया था। यह रोड मैप था, यानी आगे की जो रोड थी, रास्ता था, उसका पूरा मैपिंग थी, उसको मानचित्रण विधि से बताया गया था। और मानचित्रण कैसा था? जलवायु परिवर्तन के आधार पर बनाया गया था। तो ये तो था बाली रोड मैप और यह था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 13 जो कि UNFCCC का हिस्सा था। यह आयोजित हुआ था दिसंबर 2007 में और इसमें 190 देशों ने भाग लिया था। इसे हमने देखा। इसके बाद आप COP15 को देखिए। COP15 का मतलब क्या? यह है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15। यह हम UNFCCC के जो सम्मेलन है अलग अलग नंबर के अलग अलग वर्षों में आयोजित हुए सम्मेलन है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर जो 15 था उसको हम लोग कहते हैं कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन वर्ष 2009 में हुआ था और इसमें कोपेनहेगन समझौते पर सहमति के साथ इसका समापन हुआ था। मतलब यहाँ पर सहमति दर्ज की गई और उसके साथ समापन हुआ। अब जो कोपेनहेगन समझौता है वह एक गैर बाध्यकारी अनुबंध है। गैर बाध्यकारी अनुबंध है मतलब यहाँ पर मजबूरी नहीं है उसको मानना। वहाँ हस्ताक्षर करने वाले देशों का कर्तव्य बनता है कि वो इसे माने, लेकिन मानने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बात है। प्रोटोकॉल की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देती। और ये आयोजित हुआ था कोपेनहेगन में और कोपेनहेगन जो समझौता था वो इसी से जुड़ा हुआ था। और इस कोपेनहेगन सम्मेलन का भी उद्देश्य वही था, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नियंत्रण करना। और इसमें जो हस्ताक्षरकर्ता देश थे वो इसे मानने के लिए प्रतिबद्ध थे, हालांकि मजबूर नहीं थे, मजबूर नहीं किया गया था। ये बातें। और ये था 2009 का और इसका आयोजन कोपेनहेगन में किया गया था। इसका नंबर जो है वो 15वां है, इसलिए इसे COP15 के नाम से जानते हैं। यह जो है ये COP15 है, कोपेनहेगन इसका स्थान था। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रेड और रेड प्लस का। ये जो रेड और रेड प्लस है ये क्या है? और इसके अलावा जो गेफ है यानी GEF वो क्या है? मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा। इन दोनों के बारे में, दोनों की परिभाषा क्या होगी, इनका काम क्या है, इसको हम देखेंगे। तो रेड जहाँ विकासशील, सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और बचाव के लिए प्रोत्साहन राशि तक सीमित है। रेड का काम क्या है? वन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और उनका बचाव, वन संरक्षण इसका मूल उद्देश्य है। और रेड जो है इसमें दो चीजें आपने देखी, एक तो रेड है और दूसरा रेड प्लस है। तो सिर्फ अगर रेड की बात करें तो ये सिर्फ विकासशील देशों, सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और बचाव को प्रोत्साहित करता है, वहीं तक इसकी सीमा है। लेकिन जो रेड प्लस है वो न सिर्फ निर्वनीकरण और वन के निम्नीकरण को देखता है, बल्कि वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन, वन कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्वों हेतु प्रोत्साहन राशि भी देता है। यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है।
देखिए, रेड और रेड प्लस दोनों के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन रेड की कुछ अपनी सीमाएं हैं और रेड प्लस का जो दायरा है वो बढ़ा हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है। यहाँ प्लस का निशान लगने का मतलब ये है कि इसमें कुछ नया जोड़ा गया है। यह जोड़ का जो निशान है ये दर्शाता है कि इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई हैं। अब इसमें रेड प्लस में गुणवत्ता संवर्धन और वनावरण, वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर जो होता है, इसका भी संवर्धन शामिल किया गया है। रेड प्लस और रेड में फर्क क्या है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो रेड प्लस में गुणवत्ता संवर्धन और वन आवरण के संवर्धन का जो कार्यक्रम है वो भी शामिल है, लेकिन जो रेड है सिर्फ उसमें यह चीजें नहीं है। वन की सुरक्षा उसमें भी बात कही गई है, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित है। अब भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन और वनीकरण, इसके अतिरिक्त पुनर्वनीकरण पर UNF ट्रिपल सी को रिपोर्ट सौंपी थी। मतलब भारत के द्वारा ये प्रयास किया गया था, भारत का ये योगदान था एक तरीके से। उसने 2008 में वनों के संपोषणीय प्रबंधन और वनीकरण को बढ़ावा देना, पुनर्वनीकरण करना, इस विधि पर, इस काम पर एक रिपोर्ट UNF ट्रिपल सी को सौंपी थी। ये बात है। इसके बाद आप देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा को, जिसे कि हम जेफ कहते हैं या गेफ कहते हैं। UNF ट्रिपल सी कॉप के मार्गदर्शन में कार्य करना और कॉप के प्रति जवाबदेह होना, यह जो गेफ है या इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा आप कह लीजिए। मतलब क्या? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी अर्थात वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो UNF ट्रिपल सी कॉप के मार्गदर्शन के अंतर्गत ये कार्य करता है, मतलब यह भी उसी के अधीन है, UNF ट्रिपल सी के। और उसके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के निर्णय होते हैं, अलग अलग सम्मेलनों के जो फैसले होते हैं, उसी के आधार पर यह काम करता है। और इसे वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए और वित्त पोषण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के परामर्श से विश्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना किसने की है, ये बड़ी बात है। इसमें कई संस्थाओं का नाम लिया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, इसको काम जो सौंपा गया है वो किस प्रकार का है, ये तो बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि UNF ट्रिपल सी के मार्गदर्शन में ये काम करता है और इसकी स्थापना 1991 में विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसे स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पर परामर्श किन संस्थाओं का था, तो UNDP और UNEP, ये दोनों जो संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग कार्यक्रम हैं, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, दोनों के परामर्श से जो वर्ल्ड बैंक था यानी WB, उसने इसे स्थापित किया था 1991 में। ये बड़ी बात है। ये जो चीज़ें हैं ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, यहीं से प्रश्न उठते हैं और परेशान करते हैं। और किस लिए, मतलब इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो नाम से स्पष्ट है, विश्व स्तर का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा, यह इसका मूल उद्देश्य है और उसमें वित्त पोषण करने का काम विश्व बैंक करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बात है, इसमें संयुक्त राष्ट्र का भी योगदान है और विश्व बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अब जो गेफ है इसके 6 केंद्रीय क्षेत्र हैं, मतलब इसके अपने कुछ दायरे हैं, कुछ रीजन्स हैं और उन्हीं में ये काम करता है। कौन कौन सी चीजें, तो जैविक विविधता, यहाँ आप इसे जूम कर लीजिए। पहला जो क्षेत्र है वो है जैविक विविधता यानी जैव विविधता। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल वाला क्षेत्र, भूमि क्षरण और मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई के संबंधित जो बातें हैं वो। इसके अतिरिक्त ओजोन परत की कमी और जैविक प्रदूषण, यह जो दायरे हैं वो सब आते हैं जो ये पर्यावरण कार्यक्रम है इसके अंतर्गत, मतलब जेफ के अंतर्गत, जेफ या गेफ इसको कह लीजिए, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैविक विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, अंतर्राष्ट्रीय जल भंडारण या जल प्रबंधन है, इसके अलावा भूमि का जो क्षरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है, यह मुद्दा भी इसी में शामिल है। ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है, लगातार उसमें कमी आ रही है, वह भी मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है, वह भी चीज इसमें शामिल है। और जैविक प्रदूषण तो इसका हिस्सा है ही है। यह सब चीजें, यह सब जो बातें हैं वह इसके दायरे में आती हैं और इन पर यह सुधार का काम करता है और इसे 3 संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद अध्याय 21 हमारे सामने है जिसका नाम है कृषि। और कृषि हम किसके संदर्भ में देखेंगे, तो भारत के संदर्भ में। सबसे पहले कृषि एक व्यापक शब्द है, कृषि एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब सिर्फ फसलों का उत्पादन नहीं आता, इसमें पशुपालन भी हो सकता है, मत्स्य पालन भी हो सकता है और वानिकी भी हो सकती है। मतलब कृषि किसी भी चीज की हो सकती है, वो वनों की खेती हो सकती है, मछलियों की खेती हो सकती है या पशुओं की खेती हो सकती है। मतलब लाभ जिससे मिले उसका अगर हम पालन कर रहे हैं, उसे रख कर कहीं खिला रहे हैं या बैठा कर कहीं खिला रहे हैं या उसका पोषण कर रहे हैं,
तो यह सब कृषि की प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। जैसे पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं या मवेशी जिन्हें कह लीजिए, उनसे आपको दूध की प्राप्ति होती है या विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, या जो मांस के लिए पालते हैं वो मांस उससे सेवन करते हैं, वो अलग चीज़ है। फिलहाल उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है तो हम उसे बांध कर खिलाते हैं या चराते हैं, उसके पूरे खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वैसे ही मत्स्य पालन होता है, मछली पालन लोग करते हैं, मछलियों को चारा डालते हैं, उसके बाद उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या वानिकी होती है, वनों से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं उसके बदले में हम वनों का पोषण करते हैं। तो यह सब प्रणालियाँ कृषि के अंतर्गत ही आती हैं, यह कृषि से बाहर नहीं देखी जाती। आमतौर पर कृषि का मतलब लोग खेती से समझ लेते हैं, और खेती में क्या, फसलों की खेती, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि का जो दायरा है, इस शब्द का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। अब देखिए, यह कुल निर्यात आय का लगभग 14.7% हिस्सा है, लगभग, इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। और बड़ी संख्या में उद्योगों को कच्चा माल भी देता है, मतलब यह जो क्षेत्र है यह औद्योगिक प्रोत्साहन भी करता है, मतलब उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता यहीं से होती है। तो औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन वह अभी भी कृषि पर आधारित है, जो कृषि उत्पाद हैं उन पर आधारित है। लेकिन भारत में कृषि के साथ कुछ दिक्कतें हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं तो देख लेते हैं। पहली चीज़ तो जोत भूमि का विखंडन, इसे जरा जूम कर लेते हैं। ये देखिए भारतीय कृषि की समस्याएं, जोत भूमि का विखंडन, जो जुताई वाली जमीन है उसका टुकड़ों में बंटना, ये एक बड़ी समस्या है। छोटे और मामूली किसानों का अस्तित्व, जो कि पूंजी विहीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी लगाकर बड़े पैमाने पर किसी काम को नहीं कर सकते, ऐसे किसानों का अस्तित्व ज़्यादा होना। इसके अलावा क्षेत्रीय भिन्नता होना, क्षेत्रों में विविधता, और जो मौसम की दशाएं हैं, स्थितियां हैं, उनमें विविधता, यह इसमें बाधा है। मौसमी वर्षा पर निर्भरता, जो मौसम है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता यहाँ के किसानों की होती है, मतलब भारत के किसानों की होती है। और यही कारण है कि यहाँ कृषि उत्पादन जितना क्षेत्र है उसकी तुलना में कम होता है। हमने देखा है कि चावल के खेतों के मामले में, मतलब चावल के खेत के क्षेत्रफल के मामले में, और चावल का खेत कहना सही नहीं रहेगा, धान के खेतों के क्षेत्रफल के मामले में भारत पहले नंबर पर है। लेकिन उत्पादन के मामले में, धान का कितना उत्पादन हो रहा है उस मामले में चीन पहले नंबर पर है। तो आप खुद सोच लीजिए कि खेत हमारे यहाँ ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बोया जाता है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं होता जितना चीन उगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी प्रौद्योगिकी है, और जो मौसम आधारित निर्भरता है वो चीन में कम है भारत की तुलना में। तो भारतीय किसानों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं। इनके अंदर जीवटता है, मौसम के साथ जूझने की शक्ति है, यह प्रकृति पर आश्रित है, तो जूझने में विश्वास रखते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते। अगर सही मायने में इन्हें शिक्षित किया जाए, अच्छी कृषि शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसीलिए तो एग्रीकल्चर को विषय के तौर पर जो पाठ्यक्रम है उनका हिस्सा बनाया गया, ताकि लोगों में कृषि के प्रति जागरूकता आए, और जगह जगह अनुसंधानों की भी व्यवस्था की गई। इससे सुधार तो आया है, लेकिन उतना सुधार नहीं आया है जितना होना चाहिए। और किसानों के पास, जो भारतीय किसान है, अगर उनके पास आधुनिक तकनीक का सही ज्ञान हो और आधुनिक उपकरण भी हो, सिर्फ तकनीक का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपकरण अन्य देशों के लोग इस्तेमाल करते हैं वह हमें मिल जाए, तो हम भी वैसे ही कृषि कर सकते हैं और उनसे लाख गुना बेहतर कर सकते हैं। उनसे काफ़ी दुगना और चौगुना उत्पादन हमारा हो सकता है। उसमें प्लस पॉइंट हमारे देश की ज़मीन है और हमारे देश के किसानों की मेहनत है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन उतना मिलेगा तब ना, और मिलेगा धीरे धीरे प्रयासों से मिलेगा। प्रयास कैसे होंगे? तो वह हमारे खुद के भी होंगे, और जो सरकार है, केंद्र है, उसका भी होगा। फिलहाल देखिए, मौसमी वर्षा पर निर्भरता, इसके अलावा भूमि की कम उत्पादकता। हर जमीनी क्षेत्र उत्पादक नहीं होता, हालांकि यह बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा नुकसान नहीं करती है। भूमि की उत्पादकता की जो कमी है वो हर देशों के सामने होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी देश पूरी तरह से उपजाऊ भूमि से ही भरा हुआ है। उसकी तुलना में भारत के पास तो गनीमत है, ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो ये कारण है तो, लेकिन ये बहुत न्यून कारण है, और जो कारण इसमें है वह ज़्यादा जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा कारण है यही, वर्षा पर निर्भरता। ये सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है। इसी से किसानों का जो उत्पादन है और खेती की जो उत्पादकता है वो प्रभावित होती है। बाकी सब जितने हैं वह कम असर डालते हैं। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी का बढ़ना, छिपी हुई जो बेरोजगारी होती है उसका यहाँ पर बढ़ना, ये भी यहाँ पर जिम्मेदार होता है कृषि के उत्पादन में और कृषि के लिए समस्याएं प्रकट करने में। इसके अलावा कृषि उत्पादकों के विपणन में विकार। विपणन मतलब क्या? उसकी खरीद फरोख्त जो होती है, सरकारी गोदाम तक जब किसानों का अनाज पहुँचता है तो उसमें कई तरह के उस व्यवस्था में विकार होते हैं, दोष होते हैं। पीछे हमने चर्चा की है बिचौलियों की, उसमें उपस्थिति होती है। बीच में जो बिचौलिए होते हैं, दलाल टाइप के लोग होते हैं, वो किसानों से सस्ते दाम में अनाज खरीदते हैं, उनका शोषण करते हैं और ले जाकर उसको दोगुने दाम में बेच देते हैं।
इस प्रकार से होता है। और किसानों के पास जागरूकता का अभाव होता है, तो जो दूर दराज के किसान होते हैं वो उन्हें बेचकर खुश हो जाते हैं कि इतना पैसा मिल गया। वो ये नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा की कीमत थी। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और भूमि सुधार के जो कार्यक्रम हमारे यहाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उन्हें और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो यह सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे देश की कृषि में कमी के तौर पर देखी जा सकती हैं। इन्हें आपने यहाँ देखा। अब यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है इससे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे जो तथ्य वाले प्रश्न हैं, तथ्यात्मक प्रश्न हैं वो बनते हैं। जैसे कि संबंधित क्रांतियाँ, कौन सी क्रांति का संबंध किस चीज़ के उत्पादन से है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे। तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध है खाद्य या खाद्यान्न उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति या स्वर्ण क्रांति का संबंध है फलों के उत्पादन से। ग्रे या धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। लाल क्रांति जो है यह दो उत्पादनों से जुड़ी हुई है, एक तो मांस उत्पाद, क्योंकि मांस का रंग लाल होता है, और दूसरा टमाटर उत्पादन से। दोनों ही लाल रंग के होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन है और दूसरा वेजिटेरियन है। इसके अलावा सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति इसको आप कहते हैं, यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। देखिए, गोल क्रांति और रजत क्रांति दोनों जो है यह अलग अलग चीज़ें हैं। गोल क्रांति का मतलब कभी कभी लोग अंडा उत्पादन से लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, और जो रजत क्रांति है उसका संबंध अंडा उत्पादन से। इसके बाद श्वेत क्रांति को आप जानते ही हैं, दुग्ध उत्पादन। और जो पीली क्रांति होती है वो तिलहन जो होते हैं, तिलहन मतलब तेल वाले जो बीज युक्त फसलें होती हैं उनके उत्पादन से यह जुड़ी हुई है। तो हमने हरित क्रांति, गोल्डन क्रांति या स्वर्णिम क्रांति, ग्रे या धूसर क्रांति, इसके बाद नीली, काली, गुलाबी, गोल, लाल, सिल्वर और श्वेत और पीली क्रांतियों को देखा, और इससे संबंधित जो उत्पादन थे वो आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं। गुलाबी क्रांति जो है ये महत्वपूर्ण है, ये झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है। इस तरह के जो थोड़े टेढ़े होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें देख लीजिए। इसके बाद पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको देख लीजिए। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक तो बृहत यानी बड़े स्तर पर जिनकी आवश्यकता होती है, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि कम मात्रा में ही सही लेकिन जरूरी होते हैं, पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले बृहत पोषक तत्वों को आप देखिएगा। तो पौधों में सापेक्ष बहुतायत के आधार पर इनकी जो मात्रा है वह बहुतायत देखी जाती है, मतलब बृहत मात्रा में इनका उपयोग होता है, और बड़े पैमाने पर पौधों को इनकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। यहाँ पर यमजी होगा मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग के से व्यक्त करते हैं। के मतलब क्या? केलियम। इसका जो मूल नाम है वो केलियम होता है, वैसे प्रचलित तौर पर हम इसे पोटेशियम कहते हैं। इसके अतिरिक्त सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए यमजी होगा। यह सब क्या है? यह बृहत पोषक तत्व है। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप देख लीजिए। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में मतलब इनकी जो ज़रूरत होती है पौधों को, इनकी जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है, इनकी सांद्रता बहुत कम होती है। इसमें लोहा है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है, क्लोरीन है, इसके अलावा मॉलिब्डेनम है। इसके अलावा कभी कभी सोडियम, कोबाल्ट, वैनेडियम, निकिल और सिलिकॉन जैसे जो तत्व हैं उनकी भी आवश्यकता कुछ पौधों को पड़ती है, मतलब कुछ जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, सबको नहीं पड़ती। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके बारे में भी हमने देखा। इसमें लोहा है, इसके अलावा जिंक है, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, क्लोरीन की भी हल्की मात्रा में आवश्यकता होती है, मॉलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। यह तो सभी पौधों की अल्प आवश्यकता हो गई। इसमें से कुछ पौधे जो हैं वो विशिष्ट होते हैं, उनकी ज़रूरतें भिन्न होती हैं। तो इसमें सोडियम, कोबाल्ट, वैनेडियम, निकिल और सिलिकॉन को आवश्यक पोषक तत्व माना गया है। यह सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म पोषक तत्व के रेंज में आते हैं। और जो बृहत हैं उन्हें भी हमने देख लिया यहाँ पर, ये रहे। यह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बात चल रही थी, जो कि उन्हें मृदा से चाहिए होता है, मिट्टी से चाहिए होता है। अगर मिट्टी में नहीं है तो बाहर से कहीं से वह उसे प्राप्त करते हैं। इससे पहले हमने कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ रखा है। तो कुछ स्थानों पर जहाँ मिट्टी इस लायक नहीं होती कि पौधों को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन आदि की प्राप्ति हो सके, तो वह नाइट्रोजन जैसे जो तत्व हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मांसाहार का सेवन करते हैं, मतलब कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कि घटपर्णी जैसे जो पौधे थे उन्हें आपने देखा। तो यही बातें हैं, मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों की जो ज़रूरतें हैं पौधों की, उन्हें हम समझ चुके हैं। अब मृदा में जब इन पोषक तत्वों का अभाव होता है तो जो वनस्पतियां हैं उनका विकास रुक जाता है, ये स्पष्ट बात है।
अब अध्याय 22 आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम है अधिनियम और नीतियां। कुछ अधिनियमों और नीतियों के बारे में हम देखेंगे। 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 की ये बात है, पर्यावरण पर पहली बार, ये जो पर्यावरण शब्द है इस पर पहली बार मानव पर्यावरण पर जलवायु राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में पर्यावरण पर पहली बार चर्चा हुई थी और इसके इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के अंतर्गत डाला गया था। मतलब यह जो मुद्दा था इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची का हिस्सा बनाया गया और इस पर एक विषय के रूप में चर्चा की गई। मतलब पहली बार पर्यावरण को इतना महत्व दिया गया। महत्व पहले भी दिया जा रहा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और जब संयुक्त राष्ट्र जैसा जो सम्मेलन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है उसमें इसकी बात चले तो ये बड़ी बात होगी। तो इसलिए इसकी जो चर्चा है वो हुई 5 जून 1972 को और इसलिए 5 जून को ही पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मतलब यह जो तारीख है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसका कारण यही है कि इस दिन पहली बार पर्यावरण पर पहली बार चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची विषय के रूप में इस पर चर्चा की गई थी और इसके मुद्दों पर बहस हुई थी, बात हुई थी। कहाँ पर? तो ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की चर्चा हो रही है, उसमें कहा गया था ऐसा। तो ये बड़ी बात है और बड़ी घटना थी, इसीलिए इस तारीख को एक यादगार के तौर पर मनाते हैं और इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। यहाँ पर जो अपने देश की सरकार के प्रयास हैं उनकी बात की जा रही है। अपने देश में जो सरकार के प्रयास हैं उनकी बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ये सबसे पुराना वाला है। इसके बाद जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। यहाँ पर मतलब जल के प्रदूषण के निवारण से संबंधित और नियंत्रण से संबंधित जो कानून था उसे पारित किया गया, ये 1974 का है। इसका नाम क्या है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, यह पारित हुआ। मतलब 1972 के बाद दूसरे नंबर का ये है। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला है, ये वाला, इसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 का है और अंत में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। यह कुछ भारत सरकार के अधिनियम है, यानी एक्ट है, जिसके तहत पर्यावरण के अलग अलग हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। कानूनी उसमें बाध्यताएं शामिल की गई। जब तक कानून का डर न दिखाया जाए तब तक हर समुदाय विशेष के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि मनुष्य जो है उसे धमकी की भी आवश्यकता होती है। डराना जरूरी होता है, नहीं तो वो मानेगा नहीं, मनमानियाँ करेगा। और यहाँ पर जो मनमानी है वो पर्यावरण के लिए जहर बन जाएगी और बन भी रही है। तो इसलिए सरकार ने कुछ नियम बना दिए, कुछ कायदों में पर्यावरण की सुरक्षा को रख दिया, जिससे कि लोग इसे करने के लिए मजबूर हों। अब देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, उसे हम देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, हमारे संविधान में कई संशोधन हुए हैं, ये बात हम जानते हैं। तो जो 42वां नंबर का संशोधन हुआ था, सुधार हुआ था। संशोधन का मतलब क्या? सुधार करना। संविधान काफ़ी समय पहले बना है, ये बात आप जानते हैं, और जिस समय बना उस समय के हिसाब से उसकी परिस्थितियों को रखा गया है। अब वर्तमान समय के हिसाब से अगर कोई नीति, कोई नियम या कोई चीज़ उसमें बदलने योग्य है या जोड़ने योग्य है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बदलने योग्य है या जोड़ने योग्य है, तो उसको उसमें ऐड किया जा सके, इसकी सुविधा पहले से ही संविधान निर्माताओं ने उपलब्ध की है। यानी संविधान में संशोधन का प्रावधान ये पहले से ही है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, ये वो लोग बता कर गए। तो संविधान में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि हमारा संविधान जो है वो लगातार अपने लचीलेपन की वजह से ही चल रहा है। यह कुछ स्थानों पर कठोर है और कुछ स्थानों पर लचीला है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि यह आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। तो लचीला कहाँ पर है? इन्हीं मामलों में लचीला है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। यह एकदम कठोर नहीं है कि जैसा बन गया वैसा मानना होगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें 42वें संशोधन के माध्यम से कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 48A क्या सुविधाएं प्रदान करता है? मतलब उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार, देश के वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य सरकारों का भी अपना दायित्व है अपने क्षेत्र के वन संसाधन की सुरक्षा करना। इसके अलावा अनुच्छेद 51A(G) प्रावधान करता है कि यह भारत के, मतलब यह जो अनुच्छेद है यह भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित करता है या उसे सूचना देता है कि उसका कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे। मतलब जो पर्यावरण के प्रति नागरिक दायित्व है उसकी ओर ये अपना इशारा कर रहा है। और इसमें कहा गया है 51A(G) में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक अगर कोई है, मतलब जो
जो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है, उसका कर्तव्य होगा कि वह अपने देश के जंगलों, झीलों, नदियों, मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सभी की बात की जा रही है, इसके अलावा जो वन्य प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव रखे और उनकी अपनी पूरी यथाशक्ति सुरक्षा का प्रावधान भी करे, मतलब उसमें सुधार लाने का प्रयास करे और सुरक्षा की बात करे, ये उसका कर्तव्य होगा। ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद आप देख लीजिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को। तो 1983 में पहली बार, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अध्याय 23 है, अध्याय 22 का वही समापन हो गया था, ये अध्याय 23 है। इसमें संस्थाएं और उनके उपायों पर चर्चा हो रही है। तो इसमें एक हेडिंग है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। वन्य जीव कार्य योजना को आप देखिएगा, 1983 में पहली बार राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना यानी NWAP को अपनाया गया था और इस योजना ने वन्य जीव संरक्षण के लिए रणनीतियों और कार्यवाहियों के बिंदुओं को रेखांकित किया था। मतलब इस योजना में जो बिंदु है उन्हें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, दर्शाया गया था। और 1983 की जो पहली वन्य जीव कार्य योजना थी, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना थी, उसको संशोधित किया गया था। मतलब यहाँ पर उसमें संशोधन किया गया और नई वन्य जीव कार्य योजना का जो लागू करने की डेट है वो है 2002 से लेकर 2016, इसको अपनाया गया। जो पुरानी वाली थी 1983 वाली, वो काफ़ी पुरानी थी और इतनी पुरानी कार्य योजना में समय के साथ बदलाव होंगे, तो उन परिवर्तनों को जोड़कर इसे एक बार फिर से लागू किया गया और इसकी जो अवधि है वो है 2002 से लेकर 2016, इसे अपनाया गया। ये नई है, ये नवीनतम है। इसके आगे और भी चीज़ें हैं, इन्हें देख लीजिए। तो देखिए संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन, यह भी इसमें शामिल था। जो संरक्षित इलाके हैं उनका प्रभावी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, समुचित प्रबंधन किया जा सके, वह भी इसी का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जो संरक्षित क्षेत्र है उनके नेटवर्क को मजबूत बनाना और बढ़ाना, उनमें आपसी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है और उनका जो आपस में संबंध है उसको मजबूत करना, यह भी इस कार्य योजना का, जो नई राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त जंगली और लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, जो जंगली प्रजातियां हैं जीवों की और लुप्त प्राय हैं, मतलब वह अब लगभग गायब हो चुकी हैं, कुछ ही मात्रा में बची हुई हैं, तो उनके आवास का संरक्षण करना, यह काम भी इस वन्य जीव कार्य योजना के अंतर्गत आता है। निगरानी और अनुसंधान ये तो आवश्यक ही है। इसके अलावा जंगली पौधों, जानवरों की प्रजातियों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाना, जानवरों का अवैध शिकार और जो वनस्पतियां हैं उनकी दुर्लभ प्रजातियों का अवैध व्यापार, इन दोनों पर रोक लगाना, नहीं तो वो जो जाति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इसका खतरा मंडरा रहा था। तो ये बात इसमें शामिल की गई थी। वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, घरेलू विधान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह सब भी इसका हिस्सा थे। मतलब अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता फैलाना और लोगों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, जो संगठन है उन्हें इसमें शामिल करना। इसके अतिरिक्त सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, जो वित्तीय आवंटन है वो भी जरूरी है। मतलब आर्थिक जो मदद है वो भी इसमें आवश्यक है, बिना पैसे के कुछ भी इसमें से योजना चलने वाली है नहीं। तो इसलिए वन्यजीव क्षेत्र में सतत निधि प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाना, यह भी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का एक पर्पज था, एक लक्ष्य था। और अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का एकीकरण करना। जो क्षेत्रीय स्तर पर अन्य पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके साथ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को जोड़कर साथ में सबका क्रियान्वयन करना, मतलब एक समेकित प्रयास करना, यह भी इसके पीछे छिपा हुआ एक उद्देश्य था। तो ये सारे उद्देश्यों को आपने देखा। इसमें संशोधन कब किया गया है? तो संशोधन किया गया है 2002 से लेकर 2016 वाला जो ये नया कार्य योजना लागू किया गया है इसमें। और पुरानी वाली जो पहली बार लागू हुई थी वो 1983 की है। इसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, संक्षिप्त में हम इसे कहते हैं NWAP। इसे हमने देखा। और जो ये NWAP है इसका पूरा नाम क्या है? NWAP, इसे आप देख रहे हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये इसका पूरा नाम है। इसका जो पहला संस्करण था वो 1983 में आया था और बाद में 2002 से लेकर 2016 वाली जो नई योजना चल रही है ये इसका संशोधित रूप है, सुधरा हुआ रूप है। समय के हिसाब से जो जरूरतें हैं वो बदलती है, तो योजनाओं में भी थोड़ा फेरबदल आवश्यक होता है। ये चीज़ें हमने देखी। अब चलते हैं आगे, जरा सामाजिक वानिकी को देख लीजिए। सामाजिक वानिकी शब्द जो है इसका मतलब क्या है? तो भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था उसने पहली बार 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द जो है ये पहली बार कब इस्तेमाल हुआ? 1976 में इस्तेमाल हुआ। और तब भारत ने जंगलों से दबाव हटाने और सभी अप्रयुक्त और परती भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से
जंगल का जो दबाव है, मतलब जंगलों के ऊपर सारा पर्यावरण शोधन का दबाव पड़ा हुआ था। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि जंगलों की तादाद बढ़ाई जाए, तो उनके ऊपर जो प्रेशर है, सीमित क्षेत्र में जो ज़्यादा दबाव पड़ रहा है वो हल्का हो जाएगा। तो इसके लिए जो अप्रयुक्त और परती भूमि है उसको भी उपयोग करने के उद्देश्य से एक सामाजिक वानिकी परियोजना शुरू की गई। मतलब इसमें जो ऊसर परती जमीन थी उसका भी इस्तेमाल किया जाने वाला था, वहाँ भी वृक्षारोपण किया जाने वाला था। जैसे जो ऊसर होते थे वहाँ पर उसी तरीके के या उसी के लिए अनुकूलित वृक्षों को उगाया जाता था, छोटी मोटी झाड़ियों या वनस्पतियों का सृजन किया जाता था, ताकि जो जलवायु या वनों के ऊपर ज़्यादा मात्रा में दबाव है, सारा दारोमदार या दायित्व हमने वनों पर सौंप रखा है कि वही शुद्ध करेंगे, वातावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे, तो वह प्रेशर थोड़ा सा कम हो सके, ये बात है। इसके अलावा सरकारी वन क्षेत्र जो मानव बस्तियों के करीब है, सरकारी अधिकार में आने वाले जो वन्य क्षेत्र हैं जो कि मानव बस्तियों के काफ़ी पास हैं और इन वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण पतित हो गए हैं, मतलब उनमें गिरावट आ रही है, उनकी गुणवत्ता तेजी से नष्ट हो रही है, उनके वनीकरण की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना, वहाँ पर सामाजिक वानिकी का जो प्रोग्राम है वो चलेगा और जो वनीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वनों का लगातार ह्रास हुआ है और उसमें मानवीय क्रियाकलाप शामिल थे। इसके बाद कृषि क्षेत्रों और उनके आसपास पेड़ लगाए जाने, मतलब कृषि क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर वृक्षों को काट के ही खेत बनाए जाते हैं। जितने भी खेतों को आप देख रहे हैं वहाँ पे पहले जंगल था, वहाँ पर लंबे लंबे या घने वृक्ष हुआ करते थे और किसानों ने, मतलब मनुष्य ने, किसान कौन है, मनुष्य ही तो है, तो इन्होंने काट कर जंगलों को वहाँ पर खेत बनाने शुरू किए। मतलब जो परदादा और दादा के ज़माने की चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है। जो किसान की पुश्तें होंगी, जो पीछे की पीढ़ियाँ होंगी, उन्होंने ऐसा किया होगा। वर्तमान के जो किसान हैं वो नहीं ऐसा कर रहे हैं या वो ऐसा कम मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज होंगे वो ऐसा करे होंगे और तभी खेतों का निर्माण हुआ होगा, जंगल को काट के खेती लायक जमीन बनाए होंगे। तो इस प्रकार से जो कृषि क्षेत्र है वहाँ से वनों का ह्रास हो जाता है और वनीकरण के निर्वनीकरण होने का, मतलब जो वन है उनके उजड़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, मतलब कृषि का जो विस्तार है वो भी है। तो जो कृषि क्षेत्र है उनके आसपास वनों की संख्या को फिर से बढ़ाया जाए, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो वह भी इस सामाजिक वानिकी का हिस्सा है, मतलब इस योजना के अंतर्गत उसे भी शामिल किया गया है। इसके अलावा रेलवे लाइनों, सड़कों के किनारे और नदी और नहर के किनारे वृक्षारोपण किया जाए। नदी और नहर के किनारे क्यों? इसलिए ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। और रेलवे लाइन और सड़कों के किनारे क्यों? तो वहाँ भी मृदा अपरदन रोकने के लिए और छाया और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि सड़क और रेलवे लाइन दोनों ही प्रदूषण का अच्छा खासा क्षेत्र होती है। तो यहाँ पर वृक्षों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और यहीं से वृक्षों का विनाश भी सबसे ज़्यादा होता है। जब जीटी रोड डबल लेन थी, मतलब सिर्फ उसमें 2 ही लेन थी, एक तरफ से गाड़ी जा सकती थी और एक तरफ से गाड़ी आ सकती थी। इस अवस्था में जब पुरानी वाली जीटी रोड थी तो उसके किनारे जो बड़े बड़े पेड़ थे, आपने उस समय के वृक्षों को अगर देखा होगा ध्यान से, काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी पहले मतलब आज से करीब 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, और पीछे का समझ लीजिए। तो ये जो राजमार्ग था जीटी रोड, जिसे आप इस नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहुत घने वृक्ष पाए जाते थे, बड़े बड़े और पुराने वृक्ष थे और इतने ज़्यादा सघन थे कि दोनों ओर के वृक्षों की डालियाँ आपस में आकर ऊपर मिल जाती थी और गुफा जैसी संरचना बना लेती थी, मतलब ऊपर से एक जैसे टेंट लग गया हो उस तरह की संरचना दिखाई देती थी। और आज क्या हुआ है, पहले 4 लेन बनी, अब 6 लेन बन रही है। तो सड़कें जो है वो लगातार चौड़ी हो रही है, तो ये पुराने वृक्ष कटते गए। वो जो हाथ में हाथ मिलाकर छाया देने वाले बड़े बड़े दादानुमा वृक्ष थे, दादानुमा इसलिए क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी थी, काफ़ी पुराने थे। उतने बड़े पेड़ों को तैयार होने में लंबे समय मतलब लंबा वक्त लगता है, इतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो जाते। ऐसे नहीं कि बीज डाला और पौधा बना दिया और तुरंत एक पेड़ खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, प्रक्रिया धीमी होती है। तो इतने लंबे समय अवधि में तैयार हुए उतने बुजुर्ग और जो छायादार वृक्ष थे जिनकी उत्पादकता सर्वोच्च थी, वो एक झटके में उखाड़ दिए गए, सरकार नहीं कटवाया और किसी ने नहीं कटवाया। ये सब विकास का ही दुष्परिणाम है। और फिर बनी 4 लेन देखकर सब लोग खुश हो गए कि ये तो बहुत चिकनी और अच्छी सड़क है। कहाँ वो पुरानी वाली जीटी रोड और कहाँ ये चिकनी, और उसके बाद उससे भी चिकनी अब बन रही है 6 लेन, आधी बन चुकी है, थोड़ी बची हुई है। उसमें और ज़्यादा पेड़ कट गए जो नए नवेले वन विभाग ने रोप रखे थे। मैंने देखा था इलाहाबाद जाते समय रास्ते में कुछ हरे भरे पीपल के लगातार रोपे गए वृक्ष थे, मतलब वाराणसी से इलाहाबाद के बीच का जो मार्ग है जीटी रोड का, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर वन विभाग ने दोनों ओर पीपल के काफ़ी सारे पेड़ रोप रखे थे और ये पेड़ कम से कम 2-2 साल पुराने हो चुके थे और अच्छे खासे इसमें हरे हरे पत्ते आ गए थे, काफ़ी छायादार हो गए थे, मतलब इनका जो रूप है वो वृक्षों के रूप में तब्दील होने लगा था। और अब 6 लेन बनने के क्रम में इन्हें उखाड़ कर एक तरफ रख दिया गया।
जेसीबी आया और नोच कर एक तरफ रख दिया, उसका नाम ही है मुंह नोचवा। आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से जो विकास होता है, मनुष्य के लिए ही विकास हो रहा है, उसकी आबादी बढ़ रही है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, तो ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रोडों को चौड़ा करने का काम हो रहा है। नहीं तो मनुष्य अगर कम रहता तो क्या ज़रूरत थी रोड को चौड़ा करने की। तो ये सब चीज़ें मजबूरी में की जाती हैं, मतलब इसको करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा खासा नुकसान वृक्षों को पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ जो सामाजिक वानिकी का ये कार्यक्रम है, इसमें रेलवे लाइनों और सड़कों के किनारे विशेष रूप से वन रोपने का, मतलब वृक्षों को रोपने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रोपना ही पर्याप्त नहीं होता। हर साल पर्यावरण दिवस के मौके पर करोड़ों की संख्या में पौधे रोपे जाते हैं। वन विभाग ये आयोजित करता है कार्यक्रम और रोपवाता है। उनमें से बहुत सारे जो वृक्ष या पौधे होते हैं, मैक्सिमम या समझ लीजिए कि करीब, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 95% से ज़्यादा जो वनस्पतियाँ रोपी जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। वो पनप नहीं पाती, बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में संरक्षण नहीं मिलता। तो वही दशा यहाँ भी होती है। हालांकि एक प्रयास किया जा रहा है तो ये सराहनीय है। इसके अलावा जो आम आदमी द्वारा वृक्षारोपण करने की प्रेरणा है, या ये कह लीजिए कि उसका अपना जुनून है, उसको प्रेरित करना, ताकि भोजन, ईंधन, लकड़ी, चारा, कपड़ा और उर्वरक आदि की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा किया जा सके। हर मनुष्य अगर अपने स्तर पर सजग होकर पेड़ों को रोपने लगा, और रोपना छोड़ दीजिए, अगर वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ही उठाने लगा, मान लीजिए वन विभाग ने सड़कों के किनारे वृक्ष रोप दिए हैं, और वहाँ के रहने वाले किनारे के जो लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सड़कें हमेशा वीरान ही होती हैं, किनारे बस्तियाँ भी तो होती हैं। आपने देखा होगा कि किनारे लोग रहते हैं या उनके प्रतिष्ठान होते हैं। तो अगर वही लोग उस पेड़ की सुरक्षा का दायित्व उठा लें, जिम्मेदारी उठा लें, उसे पोषण देने का काम करें और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लें, तो इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर पेड़ बच जाएंगे, पेड़ों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी अपने आप। तो मनुष्य अपने स्तर पर कोई योगदान देना ही नहीं चाहता। वन विभाग ने रोक दिया, उसके बाद क्या हुआ, बकरी खा रही है तो खाए, गाय चल रही है तो चले, सूख रहा है तो सूखता क्यों नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं। सोच लीजिए ये कितनी घटिया सोच है। तो इस प्रकार का जब विचार मनुष्य के अंदर रहेगा तो वो कभी भी पर्यावरण को योगदान नहीं दे सकता। तो इसको बदलने की आवश्यकता है। तो यह जो वानिकी का कार्यक्रम है, यह मनुष्य में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भी चलाया गया है। तो ये चीज़ें हैं ताकि व्यक्तिगत स्तर पर भी वृक्षारोपण किया जा सके, या फिर जो वृक्ष हैं उन्हें संरक्षण दिया जा सके। अगर आप पेड़ नहीं रोप पा रहे हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई खुला क्षेत्र नहीं है, कोई खुली जमीन नहीं है, बहुत से लोग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर आप पेड़ नहीं रोप सकते, कोई बात नहीं, आप किसी पौधे को संरक्षण दीजिए, किसी वृक्ष को संरक्षण दीजिए, मतलब उसका पालन पोषण कीजिए। अगर उसे खाद पानी की आवश्यकता है तो उसे दीजिए, उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराइए, मतलब उसे बढ़ने का समय दीजिए, विकसित होने का समय दीजिए। यह भी काफ़ी बड़ा योगदान होगा। लगाना ही बड़ी बात नहीं होती है, लगाने से ज़्यादा बड़ी बात होती है उसका पालन पोषण करना, उसे बड़ा करना, क्योंकि पेड़ को देख रेख की आवश्यकता होती है। कोई भी बड़ा पेड़, जैसे कि पीपल या बरगद या आम का पेड़ या नीम का पेड़, इस तरह के जो छायादार देशी वृक्ष हैं, देशी वृक्षों की बात हो रही है, तो उन्हें पर्याप्त संरक्षण की कम से कम 5 साल तक उन्हें देख रेख की आवश्यकता होती है। और 5 साल में भी पूरा नहीं, 2-3 साल तक। उसके बाद ये खुद ही अपनी देख रेख कर लेते हैं, अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य का योगदान ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये अनिवार्य है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और देखिए, सरकार ने औपचारिक रूप से वन संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ग्रामीण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये ग्रामीण लोगों के बिना तो हो ही नहीं सकता। जो ग्राम्य क्षेत्र है भारत के, गांव जो है वो भारत की पृष्ठभूमि है, उसका आधार है, वहीं से भारत उपजा है और ऊपर बढ़ रहा है। भारत की जो नींव है वो कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। आपने सुना भी होगा कि भारत माता ग्राम वासिनी। तो बिना गाँवों के सहयोग के तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। तो जब तक ग्रामीण लोग इस दिशा में आगे नहीं आएंगे, सजग नहीं होंगे, तब तक इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। तो उन्हें जागरूक करने का प्रयास यह भी सरकार करती है। इसके अतिरिक्त जो कृषि वानिकी है, सामुदायिक वानिकी है, विस्तार वानिकी है। विस्तार वानिकी का मतलब क्या, जहाँ से निर्वनीकरण हो चुका है, जहाँ से जंगल उजड़ चुके हैं, वहाँ एक बार फिर से जंगलों का विस्तार, ये इस दायरे में आता है। जैसे कि सड़कों, नहरों और रेलवे की पटरियों के किनारे, या बंजर या परती जमीन में। इस प्रकार की जो वानिकी है, या मनोरंजन के तौर पर जो की गई वानिकी है, वह सब इस जो वानिकी कार्यक्रम है, मतलब सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम है, इस दायरे में आती है। समाज को वन्य क्षेत्र से जोड़ना या वृक्षारोपण से जोड़ना, वृक्षों से जोड़ना, यह इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। तो इसका जो मेन पर्पज है उसको समझिए, सामाजिक व्यवस्था को या इंसान के समुदाय को, जो कि इस देश का नागरिक भी है, उसे वानिकी से जोड़ना।
वानिकी शब्द जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वृक्षारोपण आता है, वृक्षों की देख रेख आती है, और वृक्षों को लगाने से ज़्यादा जो बने हुए वृक्ष हैं उनका समुचित प्रबंधन करना, ये भी इसमें शामिल है। मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनका भी अगर सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया तो वो भी समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत हरे भरे और बड़े साइज के वृक्षों की डालियों को लोग ईंधन की ज़रूरतों के लिए काट लेते हैं, और इस प्रकार से वृक्ष का जो आकार है वो घटने लगता है, और ज़्यादा मात्रा में कटाई हो तो अंततः वो सूख जाता है। तो इस प्रकार के जो हरे भरे वृक्ष पहले से ही बने हुए हैं, कई साल का, कई दशक का समय लगा है उन्हें तैयार होने में, उनका भी संरक्षण करना ये भी वानिकी का ही हिस्सा है। तो ये एक पर्याप्त और व्यापक क्षेत्र है जिस पर अगर अमल किया जाए, इसके हर पहलू पर अगर ध्यान दिया जाए तो पर्याप्त मात्रा में हम वृक्षारोपण कर भी लेंगे, वनों को बचा भी लेंगे और अपनी जलवायु में सुधार भी ले आ सकते हैं। ये काफ़ी सार्थक कार्यक्रम है। इसके बाद आप राष्ट्रीय बांस मिशन को देख लीजिए। तो यह जो राष्ट्रीय बांस मिशन है यह क्या है? बांस के वृक्ष के बारे में आपने देखा ही होगा। बांस के वृक्ष जो है ये झाड़ीनुमा समूह में उगते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं और सघन होते हैं, और यह भी अच्छा खासा एक पर्यावास उपलब्ध कराते हैं अनेक जीवों को। अब देखिए, केंद्र सरकार के 100% योगदान से, मतलब उनका 100% इसमें समर्थन है केंद्र सरकार का। इसके साथ यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह जो राष्ट्रीय बांस मिशन है यह किस प्रकार की योजना है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब 100% इसमें भारत सरकार का रोल है, केंद्र सरकार का रोल है। बांस मिशन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के एकीकरण और स्थानीय लोगों को बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शामिल करने की परिकल्पना करता है। मतलब यहाँ पर यह जो बांस मिशन है इसमें होता क्या है? तो यह अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का एकीकरण और स्थानीय लोगों को बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शामिल करने की पूरी एक कल्पना तैयार करता है और उस पर काम करता है। बांस की खेती को बढ़ाना, उसकी पैदावार में वृद्धि करना, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और बांस के आधारित जो हस्तशिल्प हैं, इससे बहुत सारी हस्त कलाकृतियाँ बनती हैं, हाथ से बनी हुई डिज़ाइनें होती हैं। बांस की टोकरी होती है, बांस के पंखे होते हैं, बांस के खिलौने होते हैं, बांस से फर्नीचर भी बनता है, बांस से चारपाई भी बनती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बांस से अनेकों सामान बन सकते हैं। बांस से छोटे मोटे जो घर मकान है वो भी बनाए जा सकते हैं। और पहले का जो निर्माण होता था उसमें तो बांस का बड़ा रोल होता था। पहले के जो कच्चे मकान होते थे वो बिना बांस के बन ही नहीं पाते थे। जो बड़ी बड़ी बसवारें होती थी, बसवारें यानी जहाँ बांस के बगीचे होते थे। बसवार शब्द जो है इसका मतलब क्या है? बांस का समूह। तो बांस के बड़े बड़े बगीचे पहले गाँवों के आसपास ऐसे ही उगे रहते थे, लोगों ने उन्हें लगाया रहता था, और वो साझे के होते थे। मतलब किसी एक आदमी की बसवारें नहीं होती थी, उसमें पूरे गाँव का अपना पट्टा होता था। और इन बसवारों से हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार बांस काट कर ले जाता था और अपने घर या जो चीज़ें थी, चाहे वो मड़ई या छप्पर था, उसको बनवाता था। कच्चे मकान होते थे तो उसमें दो ही चीज़ें होती थी, एक तो मिट्टी होती थी और दूसरा बांस होता था। मिट्टी और लकड़ी से ये बनते थे। तो बांस का कई सारा महत्व है। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तो कच्चे मकानों का चलन कम हो गया है, बहुत कम ही दिखाई देते हैं। अब तो पक्के मकान आ गए हैं, तब भी बांसों की जो उपयोगिता है वो कम नहीं हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बांस की खेती को बढ़ाना, पैदावार में इनकी वृद्धि करना और इनका वैज्ञानिक प्रबंधन करना ये आवश्यक है। तो ये राष्ट्रीय बांस मिशन का मुख्य योगदान है या मुख्य उद्देश्य समझ लीजिए। इसके अलावा जो बांस आधारित हस्तशिल्प की कला है उसको भी प्रोत्साहित करना, यह रोजगार के अवसरों का निर्माण करती है। बांस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हस्तशिल्प बनता है, और उसे बेचकर जो स्थानीय समुदाय होता है वो लाभ कमाता है, पैसा कमाता है। यह एक तरह से स्वरोजगार है, घरेलू उद्योग समझ लीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को प्रोत्साहन देना जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिल सके और जो बांस की टेक्नोलॉजी है उसका विकास भी हो सके, जो कि देशज है। इसके बाद किसानों की उपज के लिए पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और उपराज्य स्तर की संरचनाएं स्थापित करना। जो बांस के विक्रेता किसान हैं, बांस को बेचकर लाभ कमाने वाले किसान हैं, वह सीधे सीधे सरकार के संपर्क में आए। मतलब सरकार को इसके संपर्क में आकर जो सरकारी खरीद फरोख्त के केंद्र हैं वहाँ पर अपने सामान को बेच सके और उसमें किसी बिचौलिए का योगदान न हो। इसके लिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जो राज्य से नीचे के अलग अलग स्तर हैं, उपराज्य स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। मतलब अलग अलग योजनाएं चलाई जाएं ताकि किसानों का सीधा संपर्क सरकार से बना रहे या सरकारी केंद्रों से बना रहे, उसमें बीच में दलालों जैसे लोगों की भूमिका न रहे और वो अपने बांस का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। क्योंकि बांस का भी अच्छा खासा मूल्य जो राष्ट्रीय बाजार है उसमें प्राप्त हो जाता है, और बिचौलियों के माध्यम से अगर खरीद फरोख्त करेंगे तो उसमें कम फायदा होता है। इससे किसान बांस की खेती को ही उजाड़ देते हैं, मतलब बांस उगाने से ही पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं
राष्ट्रीय बांस मिशन इसी पर आधारित है, मतलब बांस की खेती को प्रोत्साहित करना और उसके अलावा बांस का उचित प्रबंधन करना और किसानों को भी प्रोत्साहन देना ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ हो और वो प्रोत्साहित होकर इसकी खेती को बढ़ावा दें। और बांस जो है ये स्वरोजगार का जरिया भी बन सकता है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। तो ये तो था बांस मिशन और यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आगे की जो पर्यावरण की बची हुई चर्चा है उसको करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।